गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज सभी बच्चों को मैंने इनवाइट कर दिया है, तो काफी लोग आने वाले हैं आज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अभी हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट 19 डेज। आशुतोष आप 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, तब तक आप अपना कर लीजिए कुछ। ओके सर। ठीक है, 15 मिनट बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ बाकी लोगों से। हाँ, तो क्या स्थिति चल रही है भाई अपनी? जो बच्चे काफी दिनों बाद मिले हैं, कैमरा ऑन करो यार सब लोग। कैसे हो आर्या? ठीक है सर। सही चल रही है तैयारी? यस सर। नेक्स्ट ब्रेक की। नेक्स्ट पीरी की। लेकिन पीरी के बाद लिखोगे क्या? सर नेक्स्ट कंफर्म है, हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन पीटी के बाद लिखोगे क्या मेंस में? केतन आप 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, आपको मैं बाद में वो कर दूंगा मैसेज। सर आप है ना गाइड करने के लिए। एक मिनट, मैं बात कर लूँ कुछ बच्चों से। हाँ केतन। हाँ बताओ आर्य, क्या बता रहे थे? सर आप गाइड करेंगे ना क्या? अरे हमने कब मना किया कि गाइड नहीं करेंगे? और गाइड मना कैसे कर सकते हैं आप लोगों को? सर आज एक फॉर्म आया था मेंस की मेंटोरशिप के लिए, तो उसमें जो मेंटोर मिलेंगे वो आप ही रहोगे ना कि कोई और? एक्चुअली मेंस मेंटोरशिप का प्रोग्राम उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा। तो उन बच्चों को तो फॉर्म तो सबको भेजा गया है, लेकिन उनको ही इन फ्यूचर मिल पाएगा जिनका मेंस हो रहा होगा। और अगर आप लोगों को मिलता भी है तो आई होप कि मेरा जो टीम है वो इधर मुखर्जी नगर ब्रांच में वो हो गई है अब, तो हो सकता है मेरे को कौन सा बैच मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेंटोरशिप एक बैच मिलेगा जरूर। अब ये नहीं पता मेंस का मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम आप लोगों के मेरे अंडर मिलेगा या किसी और के अंडर मिलेगा, तो वो इन फ्यूचर ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 19 डेज को कैसे प्लान करने वाले हैं, तो उसके बारे में। तो कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, काफी दिनों बाद देखे हो, तो बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार प्रमोद, कैसे हो? अच्छे सर। ड्यूटी से छुट्टी मिल गई? मैं नहीं ड्यूटी पे हूँ सर। अच्छा ड्यूटी पे ही हो, चलो अच्छा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट 19 डेज को कैसे प्लान करना है। और मैक्सिमम बच्चे अभी वो हैं जो इस बार मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ एक बच्चे हैं थे जिनको जो मेंस लिख रहे हैं उनको मैंने बोला है कि वो बाद में आए और वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नेक्स्ट 19 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, पहली चीज। तो दूसरा हम लोग बात करेंगे कि एसे के बारे में, कि निबंध को कैसे लिखना है। तो एक पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो थोड़े मेरे क्लासिफाइड है, तो इन फ्यूचर मैं हालांकि आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब आप मीन्स लिखेंगे, या अगर आपको जब भी जरूरत हो तो मेरे से बात कर लेना, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी मैं उतना प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे फीस दे के भी आए हैं इधर मेंस मेंटरशिप में, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को भी आप समझोगे। ठीक है, थोड़ा सा बाइसनेस रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं रहेगा कि आप पास होने लायक भी नहीं रहो। तो वो चीजें आप लोगों को मिल गई होगी। उसमें आपको एक तो स्ट्रक्चर मिला होगा, कुछ एक बुक्स के नाम है उसमें, ठीक है। और कुछ एक उसमें बुक्स के अलावा है कि एक एसी का कनेक्टिविटी का फॉर्मेट बना हुआ है कि एसी में कनेक्टिविटी कैसे लानी है हम लोगों को। पूरा का पूरा एसी का एक फॉर्मेट है कि हमको कैसे जीरो से लेके एंड तक लेके जाना है। तो जिन बच्चों को फ्लो का इशू होता है या जिन बच्चों को
बीच बीच में कनेक्टिविटी का इशू होता है, तो वो भी उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, आज का जो सेशन होगा ऐसे के बारे में, मतलब 15-20 मिनट बाद जो मैं सेशन शुरू करूंगा उसमें मैं यही चीजें डिस्कस करूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ऐसे का कितने टाइप का इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे कौन सा चूज करना है निबंध को, और उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। और लैंग्वेज के अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई कैसे आपके थॉट प्रोसेस होने चाहिए, कोटेशंस कितने याद होनी चाहिए, थीम कैसे तैयार करने हैं, और इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी को कैसे लिखना है, बॉडी के पार्ट सब पार्ट्स हम लोगों को कैसे डिवाइड करना है, और कंक्लूजन के डिफरेंट टाइप क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। इसी के लिए हम लोगों की 3 क्लास होगी निबंध के लिए। इस बैच में जिनको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है उनकी 3 क्लासेज होगी इसी के लिए स्पेशली। उसमें मैं आपको 0 से बेसिक से एडवांस तक करवाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको डिफरेंट टाइप के थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा, नोट्स वो ऑलरेडी प्रोवाइड, आपको बेसिक थोड़ा मिल ही गया है। हाँ बिना आपको थोड़ी देर में वॉइस क्लियर हो जाएगा, आपका हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू है। बाकी लोगों को आ रही है क्लियर वॉइस मेरी? ठीक है, तो वो वाली जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। और जैसे कि थीमेटिक टॉपिक्स हैं उन पे मैं आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी के लिए कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा। लाइक एजुकेशन की अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन पे अगर कोई न्यू ऐसे आता है तो उस पे मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा कि 3 तरीके के इंट्रोडक्शन, आपको जो मन में आए वो लिख लें। क्रिस्प फॉर्म में एक स्टोरी बता दूंगा, कुछ एक कोटेशन बता दूंगा, कुछ एक कीवर्ड वगैरह बता दूंगा, तो एनेक्डोट वगैरह, और कुछ एक कंक्लूजन में ऑलरेडी आपको बता दूंगा कि इसमें ये कंक्लूजन लिखना है। बाकी बॉडी पार्ट सब पार्ट को मैं एक उस क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फ्लो रखना है, कैसे उसके बॉडी सब पार्ट पे आंसर तक जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन फ्यूचर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आज के बाद 2 सेशन और है। आज मैं बस इतना बताऊंगा कि ऐसे कैसे चूज करना है, कौन सा ऐसे हमको कर लिखना चाहिए, और उसके क्या पार्ट है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसके पार्ट सब पार्ट्स हमको कैसे रखने हैं, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक मोटा मोटा खाका। बाकी जो वैल्यू एडिशन का मटेरियल है वो नेक्स्ट वाले सेशन 2 सेशंस में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये तो रहा आज वाले क्लास का करिकुलम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 19 डेज को आपको कैसे प्लान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैच में हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, नेक्स्ट 19 डेज आप नेक्स्ट 85 डेज अप्रोक्स आपके ऐसे होने वाले हैं जिसमें आप या तो एकदम बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, अपना प्रीलिम्स का फोकस करें। लेकिन एक चीज बताओ, जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है और जिन बच्चों की मेंटोरिंग मेरे पास थी, है ना, उनको जीएस में मेरे हिसाब से कोई मुश्किल ही ऐसा बंदा रहा होगा जो फेल हुआ। जिस बच्चे ने सारी क्लास की होगी मेरे पास और जिनसे मैंने वादा किया था, तो मैं बोल रहा हूँ कि 76 नंबर से तो ऊपर रहा ही होगा हर बच्चे का जिसने सारे सेशन किए थे। मैं लिख के दे सकता हूँ अगर जिसने सारे सेशन किए और वो इसके नंबर ना है, क्योंकि मुझे पता था कि इससे ज्यादा यूपीएससी कभी उससे ज्यादा लेवल नहीं ले जा सकता। ठीक है, अब रही बात किसके प्रीलिम्स के बाद की बात, मान लो जीएस में तो आप अगली बार भी नंबर ले आओगे। ठीक है, और मान लो सीसेट आपका पास हो गया, हो सकता है इस बार आंदोलन भी चल रहा है, कोई नए हर रोज हाई कोर्ट भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है, कैट भी चल रहा है, तो अलग अलग हो सकता है अगली बार इजी आ जाए, हो सकता है अगली बार कैट से हाई लेवल का एग्जाम आ जाए, लेकिन आप सीसेट अच्छे से पढ़ोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने लास्ट के टाइम आपको पैराग्राफ के रिगार्डिंग में कुछ एक चीजें स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप अगर आपने उस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट किया होगा तो 27 में से अप्रोक्स 18 से 20 तो पैराग्राफ सही हुए होंगे, और इतने की मैंने गारंटी दी थी, इससे ज्यादा को तो मैंने कहा भी नहीं था। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग से आपको पास होना था, अगर नहीं हुए तो अब उसमें मैं मतलब मैथ रीजनिंग तो मैंने पढ़ाया नहीं तो उसकी गारंटी मैं ले नहीं सकता। अब अगली बार उसको भी शुरू करूंगा पढ़वाना। ठीक है तो ये तो रही मजाक वाली बात, लेकिन जीएस के लिए मैंने आप लोगों से जो वादा किया था मेरे हिसाब से मैंने वो फुलफिल किया है, और उसके तुरंत बाद मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए भी थे जस्ट नेक्स्ट डेज, और आपको जिन बच्चों ने सेशन लिया था उनको रियलाइज भी हो गया होगा कि जो जितने मैंने करवाया था उससे बात कुछ था नहीं। ठीक है, ये तो सर इसमें जो गिलहरी के बारे में बताए थे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उस पे आया था सर क्वेश्चन, तो जो अपना बिल बनाता है इस तरह का। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके की जो चीजें थी आपको मैंने ऑलरेडी करवाई थी, पीवाई की मैंने ऑलरेडी करवाई थी। एक बार माइक ऑफ कर दिया कीजिए। ठीक है, अब बात है कि नेक्स्ट प्रीलिम्स के बाद मान लो आपका पास हो गया, तो आपके पास जो 19 डेज है वो आपको मेंस पास कराने के लिए सफिशिएंट है क्या नहीं है, आप ये सवाल खुद करना, और अगर खुद से जवाब ना मिले
तो आंसर ये रहेगा कि नेक्स्ट 19 डेज में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास अभी हैं, एक दो बच्चे तो जिनको मैंने अभी मना किया, उन बच्चों को इसलिए बोला कि उनके पास 19 डेज, पहली बार मेंस लिखेंगे और उनके पास 19 डेज है नहीं एक्चुअल में। वो 19 डेज में वो ऐसे फेल हुए हैं कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अब उनको एक्स्ट्रा 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें, उस चीज को आप मैनेज करो। अभी से नेक्स्ट 19 डेज को मेंस पे फोकस करो ताकि आपको नेक्स्ट वाले में दिक्कत ना रहे। स्ट्रेटजी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसी को फॉलो करना और उसी के अनुसार नेक्स्ट 19 डेज को प्लान करना और मेंस का स्पेसिफिक तैयारी करना। ऐसे समझ लेना कि इसी बार का मेंस दे रहे हैं, जो भी बच्चा दे रहा हो नहीं दे रहा हो वो अलग बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट 19 डेज के लिए मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा खाका खींच के दे रहा हूँ, जो ऐसे मैं इस ग्रुप में करवाने वाला हूँ, ग्रुप में इस ग्रुप में जो करवाने वाला हूँ उसी को मैं आप लोगों सभी लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग उसको देख लेना कि आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन क्योंकि इस बैच में तो मैं ये सारी चीजें करवाने वाला हूँ टाइम टू टाइम, कि भाई ये इस दिन को डे वाइज डिवीजन भी कर दूंगा मैं। और जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट 7 डेज की बात करूँ तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सैटरडे और संडे को होगी, और सैटरडे और संडे अप्रोक्स 24 और 25 को, राइट। गुड इवनिंग शिवम। 24-25 को नेक्स्ट हमारा सैटरडे संडे है जिसमें हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। और उससे पहले मैं आज जो बेसिक बताऊंगा उसी के बेस पे आप सभी लोगों को जो बैच में है उन लोगों को तो स्पेशली ध्यान रखना भाई, बाकी जो नहीं है वो अपना मतलब उनका थोड़ा अलग रहेगा। बाकी जो बैच में है वो अपना क्या करना, नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आप मेरे को एक ऐसे लिखोगे, फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, आपको विजन के एंड से आपको मिला हुआ है सभी लोगों को, और जिनको नहीं मिला हुआ है वो पीवाईक्यू जो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा दूंगा उनको उसको लिख देना। लेकिन वो ऐसे लिख के मेरे को सबमिट कर देना उसी ग्रुप पे जिस ग्रुप पे आप जुड़े हुए हो। उसका रीजन है कि एक तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा, वहां से आपको कोई दूसरा कमेंट कर देगा, लास्ट में मैं रिव्यू करूंगा आपको और आपकी स्थिति को एक पेन एंड पेपर पे मैं प्लॉट कर दूंगा कि आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सेशन और लेंगे, उसके बाद 1-2 ऐसे और लिखेंगे और लास्ट वाला इसी के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी स्थिति क्या है, आप खुद वो डिफरेंस फील करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट 7 डेज का आपका टारगेट है कि एक फुल लेंथ ऐसे का टेस्ट आप सभी लोग मेरे को लिख के सबमिट कराएंगे, ठीक है। अगर आप जिन लोगों के पास मेंस का वो नहीं है वो मेरे को कांटेक्ट कर लेना कि सर मेरे पास टेस्ट सीरीज मैंने नहीं ली हुई है तो मेरे को ऐसे चूज करवा दो, तो उनको मैं चूज करवा दूंगा, ठीक है। कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं। उसके बाद अप्रोक्स 1 मिनट में प्लीज निकाल लेता हूँ। हाँ, उसके बाद 24 और 25 को इस मंथ में हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे की आप लोगों की क्लास हो चुकी होगी, राइट? नहीं हुई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं बताने वाला हूँ बस उसी को फोकस रखना, बाकी आपने जीएस में पढ़ा हुआ है, उसके अलावा इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लास शेड्यूल आपका रहेगा कि भाई नेक्स्ट एवरी सैटरडे संडे को तो क्लास रहेगी 99.99% आप सभी लोगों की जिन बच्चों ने बैच में एनरोल्ड है, ठीक है। सैटरडे संडे को आप लोगों की मेरी क्लास रहेगी अप्रोक्स 2 घंटे की। उसमें मैं कुछ एक थीमेटिक करंट अफेयर भी करवाने वाला हूँ मंथली बेसिस पे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक क्या रहेगा कि जो करंट अफेयर के अलावा क्या रहेगा कि जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 का, जैसे मैंने मेंस के लिए कुछ एक आपको प्रीलिम से पहले कुछ एक क्लासें ली थी आपकी, राइट। तो उसमें आपको मैंने हिंट दे दिया था कि मेरा जो नॉलेज है, डेप्थ है, जो वाइड एरिया है, उसका मैंने आपका जो पीपीटी आता था उसके अतिरिक्त मैंने आपको करवाया था सारा मटेरियल, मैं आपको बताता भी था। तो वो दरअसल एक इंट्रो था, उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ मैं। तब आपको बोलता था कि एक दिन शायद मैंने आप लोगों की आर्टिकल की क्लास ली थी, तो मैंने आपको सारे आर्टिकल करवा दिए थे। तो इस वाले बैच में आर्टिकल तो होंगे ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेज रहेंगे, लो कमीशन की रिपोर्ट रहेगी, सेकंड आरसी की रिपोर्ट रहेगी, ये सारी चीजें मैं जितना भी वैल्यू एडिशन है सेकंड पेपर का वो करवाने वाला हूँ। पेपर 4 की बात करूँ तो जितने भी कोटेशन है सब, जितने भी एग्जाम्पल्स है, करंट एग्जाम्पल्स है, करंट अफेयर में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। तो हर एक पेपर का वो सारी चीजें तो मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक डिवीजन बना लीजिए आप पेन एंड पेपर पे कि टारगेट रखिएगा कि 25 तक जो बच्चे बैच में या नहीं है ऐसे कंप्लीट कर ले अपना 24-25 तक, ठीक है। उसके बाद 4 पेपरों पे डिवीजन कीजिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसको आप लोग दीजिएगा, पेपर 1 को 15 दिन दीजिएगा,
उसमें 15 दिन में आप क्या कीजिएगा, पहले 5 दिन दीजिएगा हिस्ट्री को, जिसमें आपकी क्लास नोट से बस वही रिवाइज कीजिएगा, और जो पीवाईक्यू है, थीमेटिक पीवाईक्यू है, वो उनको आप जो बच्चे बैच में उनको तो मैं करवा दूंगा, जो बच्चे बैच में नहीं है वो अपने अनुसार थीमेटिक जो साइंटिफिक रीडर वाली जो मैंने बुक करवाई है उसमें से अपने क्वेश्चन चूज करना और उनको करने की कोशिश करना, ठीक है। 5 दिन हिस्ट्री को दे देना, 5 दिन ज्योग्राफी को दे देना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और 5 दिन सोसाइटी वाले सेक्शन को दे देना। इसमें पीवाईक्यू कर लेना और टेस्ट लिखने की कोशिश करना भाई, मैक्सिमम जितने भी आपके पेपर 1 के टेस्ट है। और जिन बच्चों का, जो बच्चे बैच में हैं उनका मैं क्या करूंगा कि आपको शेड्यूल दे दूंगा कि कौन से दिन आपको कौन सा टेस्ट लिखना है, और डेली आपके अप्रोक्स 5 to 7 क्वेश्चन आपको डेली लिखने पड़ेंगे पीवाईक्यू वाले, जो मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को वहां पे दे दूंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं रिव्यू करूंगा, इवेल्युएट नहीं करूंगा। रिव्यू का मतलब है कि मैं, आप मेरे को कांटेक्ट करोगे आगे से कि सर मेरे क्वेश्चन मैंने ये लिखे थे, आप मेरे रिव्यू कर दीजिए, और उनमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ठीक है। और उस कमी को नेक्स्ट टाइम आप दूर करके आओगे। पेपर 1 का हो गया, पेपर 1 को इतना ही टाइम देंगे हम लोग। पेपर 2 को फिर से हम लोग 15 दिन के अप्रोक्स देना है आप लोगों को, ठीक है। पेपर 2 को फिर से आपको 15 दिन देने हैं। उसमें आईआर, और आईआर को अप्रोक्स 2 से 3 दिन देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि मैं उसकी बेसिक से एडवांस चीजें आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक बार कैमरा ऑन कर लो यार सभी लोग, मेरे से शर्म आती है क्या? ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको 5 to 6 डेज देना आप लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड है। और जो बच्चे बैच में रहेंगे उनको तो 5 to 6 डेज में मैं आपको एक थीमेटिक वो करवा दूंगा, और वैल्यू एडिशन का मटेरियल आप लोगों को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक, उसमें क्या करना है आपको कि 5 to 6 डेज पेपर 2 में पॉलिटी को देना है, ठीक है। उसमें आपके जो क्लास नोट्स है, और इसके अलावा कुछ एक टॉपिक ऐसे रहे होंगे जो आपके क्लास नोट्स में नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो थीम है ना वो कहाँ से लेनी है, जो आपकी साइंटिफिक रीडर वाली बुक है उसमें डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। पीवाईक्यू का एनालाइज दिया हुआ है, तो आप वहां से वो थीम चूज कर लीजिएगा। जिन बच्चों का बैच नहीं है तो आपको वहां से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक मेरे पास है और कौन कौन से नहीं है। जो बच्चे बैच में उनके लिए मैं क्या करूंगा कि एक लिस्ट तैयार करवाऊंगा, जैसे इंडेक्स नहीं होता अपनी मंथली मैगजीन का, ऐसे मैं अप्रोक्स आपके 200 के आसपास टॉपिक करवाने वाला हूँ। जैसे पॉलिटी में 120 के आसपास टॉपिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाहर मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा मेंस का। वो आप 1 साल में करें, 2 साल में करें, वो आपकी मर्जी, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा। अब वो आपकी औकात है कि सब मैं 200 क्वेश्चन 1 साल में करूं, 5 साल में करूं, 50 साल में करूं, या मेरे बच्चे करें, ठीक है। वो अपने अनुसार देख लेना। ऐसा ही मैं पेपर 1 में भी करने वाला हूँ, पेपर 2, पेपर 3 चारों पेपरों में मैं करने वाला हूँ, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो सारा काम मैं मेरे एंड से मटेरियल जो मैंने सेग्रीगेटेड किया हुआ वो सब कुछ आप लोगों को डिलीवर कर देगा, ठीक है। पेपर 2 का अगर मैं दूसरा बात करूँ, जो गवर्नेंस और सोसाइटी वाला सेक्शन है, उसमें आपको सोसाइटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी खरीद के लानी है आप सभी लोगों को, ठीक है। जिन बच्चों के पास नहीं है और जिन बच्चों के पास है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लास्ट के 2-3 पेज है, ठीक है, उसमें टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उसको पहले अच्छे से रख लेना, ठीक है। जो ये उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, जो बच्चे बैच में नहीं है, क्योंकि उनको बाद में इशू रहेगा और बाद में वो पूछेंगे, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके पीछे वाली 2-3 पेज है, उनको अच्छे से रख लेना, और उसके बाद उनको आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। तो आपका बाकी का रहा 12 दिन हो जाएंगे, 3 दिन आपको आईआर को देना है। इस तरीके से आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी जीएस के टेस्ट मिले हुए हैं सभी बच्चों को, तो कोशिश करना कि जितने भी जीएस के टेस्ट मिले हैं उनको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना सेक्शनल। जैसे जैसे पेपर 1 में जैसे कि हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो हिस्ट्री वाला सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर लेना। पॉलिटी वाला कंप्लीट हुआ, पॉलिटी कर लेना। जैसे पेपर 1 कंप्लीट हुआ, पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट दे देना। जो बच्चे बैच में नहीं है, जो बच्चे बैच में, उनका तो मैं एकदम ऐसा शेड्यूल रहेगा कि आपको इस दिन इतने टेस्ट देने, ये इतने क्वेश्चन करने, ये करना है, उनको तो ऐसे उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं पेपर 3 की, तो पेपर 3 ना थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है। तो पेपर 3 में आपको थोड़ी सी ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, जैसे कि इसको हम लोग अप्रोक्स 20 दिन के आसपास देंगे। तो 20 दिन में आप लोग क्या करने वाले, जैसे इकोनॉमी को आप टाइम दोगे अप्रोक्स 5 to 6 डेज,
ठीक है, उसमें क्या करना, थीम एनालाइज करना, पीवाईक्यू करने की कोशिश करना और उसके बाद उनके आंसर कंप्लीट करना। ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठा के उसके बाद आपका सेक्शनल टेस्ट देना और उसके बाद किस पे चले जाना, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को फिर से 2 से 3 दिन आपके क्लास नोट्स हैं और कुछ एक वैल्यू एडिशन है। तो आपको ऐसे मैं नहीं करवा पाऊंगा सभी बच्चों को, देखो मेरी भी लिमिटेशंस, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को जो बैच में उनको तो मैं वैल्यू एडिशन करवा दूंगा, उनको ऐसे तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टाइम शेड्यूल में आपका मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बैच में नहीं। उसके बाद 2 से 3 दिन आपको इंटरनल सिक्योरिटी को देना, क्योंकि 50 नंबर का टॉपिक वहां से आने वाला है। तो इस तरीके से आपके 10 दिन हो जाएंगे। अब बचते हैं आपके 10 दिन। 10 दिन में आप ऐसे करना, 3-3 दिन के डिवीजन कर लेना। 4 दिन साइंस टेक को, 3 दिन एनवायरमेंट को और 3 दिन 1 से 2 दिन डिजास्टर मैनेजमेंट को, 1 दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको टेस्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेना ऊपर नीचे। सर एक बार दोबारा बताइएगा। आपको जरूरत नहीं है दोबारा सुनने की, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मतलब सर वो स्पीड टेस्ट की हम समझ नहीं पाए, इसलिए बोल रहा हूँ जो बच्चे बैच में हैं इनको इसलिए बोला है कि ये बैच में, तो इनको मैं टाइम शेड्यूल ऑलरेडी देने वाला हूँ जब पेपर 3 करवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। मैंने इसलिए बोला है आपको, इसलिए डांटने के तरीके से नहीं, मैंने इसलिए बोला है कि आपको मैं ऑलरेडी करवाने वाला हूँ। तो पेपर 3 का जो टाइम डिवीजन है वो इस तरीके से आप करना कि जैसे इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इकोनॉमी को देना अप्रोक्स 7 डेज, क्योंकि और उसमें 4 दिन देना ओनली एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, क्योंकि वहां से 4 क्वेश्चन आएंगे। और जो 3 से 4 क्वेश्चन है ना, जो 1, 2, 3, 4 और 11, 12, 13, 14, तो उसमें से लास्ट वाले में 11, 12, 13, 14 में से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके उसके आएंगे, किसके, एग्रीकल्चर के। और इधर भी 2, 3 है, उनमें से भी 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएगा। 1 क्वेश्चन आएगा आपका बजट का और 1 से 2 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ पूरे ग्रुप में ही, वो आता है जो जल वाला वाटरवेज हो गया या सी पोर्ट हो गया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है इस बार। तो ऐसे थीमेटिक एरियाज ऑलरेडी मैं आप लोगों को तो करवाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग पीवाईक्यू में से ये थीम्स को फाइंड आउट करना और उनको करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 7 डेज आप ये इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों का छूट गया होगा, ठीक है। इकोनॉमी का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइंस टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको 3 दिन देना। आपके क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा मत करना। और जो बच्चे बैच में उनको तो मैं करवाने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और उतना ही करना है, मतलब उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो बायोटेक्नोलॉजी से सवाल हर साल आता है, एक रोबोटिक्स, एक नैनो टेक्नोलॉजी, 3 ऐसे सेक्टर है जहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन रैंडम आता है, उसके लिए तैयारी नहीं करनी है। 1 क्वेश्चन जो आता है वो कई बार जो रैंडम वाला आता है वो हमारे जो भी साइंटिस्ट है उनको बेस बना के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो इकोनॉमी में भी मर्ज कर देते हैं, साइंस टेक में भी मर्ज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन इंटरमिक्सिंग वाला होता है, तो उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को 3 से 4 दिन देना, क्यों, क्योंकि वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी वहां पे मैच करता है। एक क्वेश्चन पेपर 1 का डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमी एनवायरनमेंट से आता है, तो उस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है। तो एनवायरनमेंट को 3 से 4 दिन देना। आप पढ़ोगे क्या, आपके क्लास नोट्स और पीटी मींस 365 के जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसमें कुछ एक थीम सेलेक्ट कर लेना और उनको ही करना जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे, लाइक ओजोन वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने कम से कम 4 बार रिपीट किया है मेंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन हर बार पूछ रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। इस बार अगर मैं बात करूं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो भूकंप वाला क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एनवायरनमेंट को 4 दिन दोगे तो इस तरीके से 14 दिन हो गए आपके। उसके बाद आपका बचता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में अप्रोक्स आप देना 2 से 4 दिन, तो आपकी सुविधा अनुसार। जिन बच्चों का सिक्योरिटी नहीं किया हुआ है उनको 4 दिन लगेंगे, जिन बच्चों का सिक्योरिटी किया हुआ है उसको 2 दिन लगेंगे। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है। और जिन बच्चों का डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं किया हुआ, मतलब वो उन लोग बैच में तो मैं करवा ही दूंगा, क्योंकि अप्रोक्स 1 क्लास का ही मटेरियल है, 2 घंटे का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। घुमा फिरा के वो 4 चीजों को, पॉलिसी होगी, एक्ट हो गया, एनडीएमए हो गया, और 4 चीजें हैं, उनको घुमा फिरा के इधर घुमा फिरा के ऐसे लिखना होता है और वही नंबर देता है। 70 चीजें करने की जरूरत होती है, 2 डायग्राम होते हैं, ऑलरेडी रट के जाओ, चेक दो, इंट्रो कर दो, कंक्लूजन कर दो, बस खत्म। तो सिंप्लीफाइड तरीका ये है कि इस तरीके से आप अपने 20 डेज पेपर 3 के लिए वो कर लेना। पेपर 4 के लिए स्पेसिफिक बात करूं तो मैं अप्रोक्स आप देना 10 डेज, ठीक है।
10 डेज में आपकी क्लासें तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उसमें आप क्या करना कि जो सिविल सर्विसेज वैल्यूज हैं उनको तो एक बार कर लेना, उसके साथ एग्जांपल्स जरूर लिख लेना अपने डेली लाइफ के। और इस ग्रुप में जिसमें क्लासें रहेंगी उसमें तो मैं आपको एग्जांपल करवा ही दूंगा, डेली लाइफ वाले, करंट, रिसेंट वाले, पुराने नए पुराने सब कुछ, उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये रहना चाहिए आपका नेक्स्ट जो कितने दिन का प्लान है, 19 डेज का। डे वाइज डिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। आप बैच में नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है, आपको जब भी कोई जरूरत पड़े, आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आप बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, आप मेरे को पर्सनल कॉल करो, मैं आपको जितनी मदद हो सकेगी उतना करूंगा। देखो मेरे को मतलब किसी से वो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बैच में है तो आपको मतलब फिर तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को आपको वो करवाना है। ठीक है, तो वैसे तो ये मटेरियल इतना ज्यादा है कि मैंने इतनी कम फीस रखी है कि इसके हिसाब से तो फीस रखनी चाहिए थी मेरे को एक कोचिंग की पूरी साल भर की, लेकिन यहाँ पे भी पता है कि कितनी फीस रखी है, तो वो एक अलग चर्चा है, उस पर फिर हम लोग बैच के खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इसी के बारे में। ये नेक्स्ट 19 डेज का आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में कुछ कॉल कर लूं। हाँ, तो कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। तो अब हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो कुछ एक चीजें इसी के बारे में बेसिक पता होनी चाहिए आप लोगों को कि कितने मार्क्स का आता है इसे। आप सभी लोगों को पता होगा कि कितने मार्क्स का आता है। पेन एंड पेपर ऑन करूँ या फिर ऐसे चलने दो क्लास? ऐसे ठीक है, अभी थोड़ी देर तो चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को वो कर लूंगा। ठीक है, पेन एंड पेपर की तो इसी में पेन एंड पेपर बोर्ड शेयर कर दूंगा। तो आपको भी बताइए कि 250 नंबर का मटेरियल है, और आजकल तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर जनरल की जो टोटल रैंक थी वो 40 नंबर पे ही एकदम माल खत्म हो गया था कि पहली रैंक से लास्ट माल तक 40 नंबर है अगर आपको, तो अगर 40 नंबर का भी गैप आ गया तो आपकी रैंक खत्म और आप लिस्ट से आउट। तो इसी का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितना है। तो 250 में से अप्रोक्स कुछ बच्चों को लास्ट ईयर 148 मार्क्स जो टॉपर के रहे हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम का जो टॉपर रहा है 138 आशीष पुनिया। हो सकता है कि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में उसको बुला ही लूंगा, तो वो और अच्छे से बता पाएगा मेरे इसी के बारे में कि मैं ऐसे कैसे करवाता हूँ, निबंध कैसा है मेरा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का जो टॉपर है लास्ट ईयर भी उसका 142 मार्क्स था, तो इस ईयर भी 138 है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं। एक सेशन में जो एक्स्ट्रा रखूंगा वो थोड़ा वो गाइड कर देगा कि कैसे हम लोगों को कैसे करना चाहिए। बाकी चीजें तो वही बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसने भी मेरे सारे वो किया इधर से, ये तो वो नया कुछ इनोवेटिव उसने अपना किया होगा, तो वो बताएगा। ठीक है, तो निबंध का पहली बात तो जो चयन करने की बात है, जो फर्स्ट आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है कौन सा, फिलोसॉफिकल एसेस का। ठीक है, इस बार लेकिन ट्रेंड थोड़ा बदलेगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मूर्त विषय के होंगे, जिनको बोलते हैं कि एनवायरमेंटल हो गया, सोसाइटी वाले हो गए, जो पुराने वाले आते हैं। तो एक ट्रेंड तो यहाँ पे बदलाव जरूर आएगा 100%। मेरे को जहां तक लगता है, जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, एक ट्रेंड तो ये बदलाव आने वाला है। तो आपको इस बार दोनों तरीके के फिलोसफिकल और जो ट्रेडिशनल लेसन है दोनों को तैयार करना है पहली चीज की। ठीक है, अब तैयार करने का और उसके बाद आता है कि निबंध का चयन कैसे करना है हम लोगों को एग्जाम के अंदर। तो जो पूनिया की जो स्ट्रेटजी रही है लास्ट 2 अटेम्प्ट में, तो वो तो ये रही है कि हम लोगों का प्लान ये रहता था कि दोनों जो इसी के टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप के हो, डिफरेंट जोन के हो। और वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो बोर नहीं होता एक चीज से। तो अगर आप एक फिलोसफिकल ऐसे लिखते हो तो बहुत अच्छा है, और दूसरा ऐसे लिखो आप एनवायरमेंट वाला अगर है तो उसको लिखो, या फिर उसमें वो चीजें मत लिखो जो आपने पहले पेपर फर्स्ट पेपर में थीम वाइज लिया है। अब देखो, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मान लो दोनों फिलोसफिकल ऐसे आ गए तो उसको सर हम लोग फिर कैसे करेंगे, फिर तो फिलोसफिकल ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि देखो, एक अप्रोच होती है पेस्टल वाली, पॉलिटी वाला सेक्शन कर लेंगे, इकोनॉमी वाला, ज्योग्राफी वाला, जो मैं आगे बताने वाला हूँ अभी।
ठीक है। दूसरा अप्रोच होता है व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति का अप्रोच क्या है, उसके बाद सोसाइटी को लेकर, उसके बाद व्यक्ति, परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य और उसके बाद स्टेट, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओगे और इसी में आप पेस्टल वाले एग्जांपल देते जाओगे। तो ये दोनों का ही अप्रोच डिफरेंट हो गया ऐसे का लिखने का। तो अगर आपको दोनों फिलोसफिकल ऐसे लिखते हैं तो उनका दोनों का अप्रोच अलग होना चाहिए। एक तो पेस्टल, एक 0-2 जिसमें गोले बना के मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो पहली चीज आपको कोशिश करना कि दोनों डिफरेंट टाइप के जो ऐसे के टॉपिक है वो चूज करें। पहली चीज तो ये है जो आज की डेट में ट्रेंड पे चल रही है, जिससे मार्क्स मिल रहे हैं। देखो दो तरीके के, अगर आप 120 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टॉपर के 148 है, मेरे को 120 चाहिए, चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा टॉपिक लगता है उसको चूज कीजिए, ठीक है। लेकिन 120 से 130 वाला जो गेम है ना वो थोड़ा सा रिस्की है। वो रिस्की इसलिए कि एक टॉपिक तो आप वो चुन लोगे जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप डिफरेंट के चक्कर में, अलग करने के चक्कर में अगर नेगेटिव में चले गए तो वो आपको 100 नंबर पे भी ला सकता है। अगर आपको सेफ खेलना है, आपका जीएस अच्छा है, आपका ऑप्शनल अच्छा है, तो आप सेफ खेलना, वही टॉपिक चूज करना जो अच्छे से आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तो बर्बाद हूँ मेंस में, मेरी तो खाट वैसे भी डूब रही है, नहीं है, तो भाई कोशिश करना कि एकदम जो और लोगों ने चूज ना किया हो और जो थोड़ी बहुत मतलब 50% थोड़ा वो रहे कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दोनों डिफरेंट टाइप के टॉपिक चूज करने की कोशिश करना। पहली चीज तो निबंध को चूज करने की। दूसरी चीज, जब एक बार आप टॉपिक चूज कर लो, टॉपिक चूज करने के बाद उस पर पीछे नहीं मुड़ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि आधा पेज लिख लिया और अरे नहीं ठीक है काट देते हैं, थोड़ा बहुत इतनी तो गलती चलती है। वो गलती बिल्कुल मत करना। अगर एक बार जो टॉपिक चूज कर लिया उसी पे अपना ब्रेन लगा देना। 3 तरीके से मैं सोचने के तरीके बताऊंगा, 3 तरीके, जिसमें एक तो पेस्टल वाला फॉर्मेट है, एक 0-2 ब्रॉड वाला तरीका है, एक वाई वैन वेयर वाला तरीका है। जो 3 तरीके के अलावा कोई ऐसे के नया तरीका नहीं बता सकता, क्योंकि आदमी सोच ही 3 तरीके से सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर मान लो मेरे बारे में आपको ऐसे लिखना हो, मेरे बारे में मान लो मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है, तो अगर आपको मेरे बारे में ऐसे लिखना हो तो आप 3 तरीके से लिख सकते हो। कृष्णा कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, एक तो ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कृष्णा, अच्छा एक तो भगवान भी, एक हमारा टीचर भी, एक गली का गुंडा भी। ये हो गया वाइड वाला, ये हो गया ये गोले वाला कि भाई एक कृष्णा मेरा दोस्त, एक कृष्णा मैं स्वयं, एक कृष्णा पड़ोस का गुंडा, एक कृष्णा पुराना वो जो एक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो कुछ भी, ये हो गया 0-2 ब्रॉड। एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई होगा, एक के हो गया, तो ये हो गया 0-2 ब्रॉड वाला। एक तीसरा तरीका ये क्या हो सकता है कि भाई कृष्णा का मतलब क्या हो सकता है, काला क्या होता है, कोयला क्या होता है, इकोनॉमी का पार्ट। अब इकोनॉमी के बारे में जोड़ के लिख दो, एक पॉलिटी के बारे में जोड़ के लिख दो कि कृष्णा राष्ट्रपति ये है XYZ, ये करके लिख दो। तो ये हो गया उसको इस दूसरे तरीके से डायमेंशन को फैलाना। तो ले दे के निबंध में हमको डायमेंशंस फैलाने 3 तरीके से हम निबंध लिख सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कंपेटिबिलिटी कौन सी में, लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि दोनों तरीके के जो निबंध है वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाए। एक तो 0-2 एडवांस वाले में, वो एक पेस्टल वाले फॉर्मेट में, दोनों सबसे ज्यादा इजी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वाई वैन वेयर तो हमेशा चलता है, क्यों कौन कैसे कहाँ, ये तो हमेशा चलता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी के बारे में भी क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे, ये तो लिख ही सकता है। लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग पहले 2 तरीकों को प्रायोरिटी पे देंगे, क्योंकि वो थोड़े से मार्क फेचिंग है आजकल के ट्रेंड में। तो पहली चीज खत्म, निबंध हम लोगों को कैसे चूज करना है। तो इतना क्लियर है। हाँ, इसमें तृप्ति है जो लास्ट ईयर हम लोगों का गाइडेंस, हम लोगों का दोनों का वो था। तो तृप्ति कैमरा तो ऑफ कर रखा है, लेकिन फिर किसी दिन मिलवाता हूँ इनसे ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी कि कैसा दिन का वो रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे के बाद फ्रेमिंग करने की। देखो टाइम एलोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे पता है कि बहुत सारे मतलब आप लोगों से कुछ एक ऐसे हैं जो मेंस लिख रहे हैं, तो आप लोगों की स्पेशली ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला वाला भी उतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें अगर आपने चूज अच्छे से ऐसे नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है कहीं पे भी, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में बात करूं चयन के लेवल पर, ऐसे का चयन कैसे करना है, ठीक है।
ये तो हम लोग बात कर चुके, सॉरी। तीसरा हम लोगों को करना है फ्रेमिंग कैसे करनी है। भाई मान लो हमने दो ऐसे चूज कर लिए। अब पिछली बार एक निबंध था कि जहाज बंदरगाहों में ही ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, मान लो आपने उसको चुन लिया। तो अगर दूसरा टॉपिक आपको बाद में 2 लाइन लिखने के बाद आपको दूसरा टॉपिक मिलता है, तो कोशिश करना है कि जो पुराना टॉपिक चूज किया उसी को मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करना कि 20 मिनट फ्रेमिंग में देना, 20 मिनट अप्रोक्स फ्रेमिंग में देना एक ऐसे, क्योंकि 1 घंटा आपको देखो मिलेंगे, उसमें 28 पेज के आसपास मिलेंगे कॉपी में, मेंस की जो कॉपी होती है, ठीक है। 28 पेज में से कोशिश करना कि आप 12 से 13 और कभी भी कुछ एक चीजें जैसे कि इंट्रो, आप कभी भी जो निबंध कंप्लीट करो लास्ट पेज में अगर कंप्लीट करने वाले हो तो एंड में मत करना, नीचे जाके कोशिश करना कि शुरू पेज के स्टार्ट में ही एंड हो आपका। ऐसे कभी भी स्टार्टिंग मतलब शुरू के 5 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 से 6 लाइन, मान लो 6 लाइन भी चलाएगा, उससे नीचे मत जाना। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ तो देखो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, कॉपी अगर चेक करूंगा मेरी नजर जाती है कि मैं इस ऐसे में इसने क्या लिखा होगा, मेरे को उसका इंट्रो ठीक लगा, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ठीक है, इसने कनेक्टिविटी ठीक है, इसने सारे अप्रोच वो इसने फॉलो किया है। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसने कंक्लूजन क्या किया, जहां पे मेरे को मार्क्स देने। अगर लास्ट पेज के लास्ट एंड में लिखा है आपका ऐसे, तो मेरे को लगेगा कि ये और लिखना चाहता था और इसका ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, उधर तुरंत 5 नंबर गए खत्म। क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है, 15,000 कॉपी है, ठीक है, ऐसे ही, और एग्जामिनर होंगे कितने, 20 मान लो, 50 मान लो, तो एक एग्जामिनर में अच्छी खासी कॉपी आती होगी, और वो ऐसे हर एक का ऐसे वो पढ़ रहा है, सेम निबंध वो पढ़ के जा रहा है। अगर उसको इवेल्युएट करना तो मैं इतना लोड नहीं लूंगा भाई, अगर मेरे को ऐसे करना होगा तो मैं 50 मतलब 1000 निबंध ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। 1000 निबंध पढ़ने के बाद 1001 हुआ आपका निबंध, तो मैं आपको क्यों पढ़ूंगा इतना, मेरे को समझ में आ जाता है कि इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, और लास्ट में कंक्लूड देखूंगा, और कंक्लूड में आपने लास्ट में अगर स्पेस नहीं रखा तो मैं समझूंगा कि ये और लिखना चाहता था और इसने पहले खत्म कर दिया, तो मैं उधर नंबर निपटा दूंगा। ये मेरी साइकोलॉजी नहीं है, जनरल किसी भी एग्जामिनर की साइकोलॉजी, क्योंकि मैं पूरे कॉपी सेल में देखा हूँ। मतलब आप लोगों ने क्या है उधर पूरे विजन के जो कॉपी सेल है उसमें मैंने जाके देखा कि किस तरीके से माइंडसेट काम करता है एग्जामिनर का, और उधर यूपीएससी में भी सेम एग्जाम, वो उधर भी एक कॉपी सेल होता है, वो भी सेम प्रोसेस से गुजरता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लास्ट पेज के एंड में निबंध एंड मत करना, ठीक है। उसके बाद हर एक पेज में अप्रोक्स 2 से 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जरूरत आ गई है हमको दूसरे मोड पे जाने की, तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, वैसे भी आप लोग शक्ल नहीं दिखा रहे हो, तो पेन एंड पेपर से काम करना थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी इतना समझ में आ रहा है जितना समझाया है मैंने? यस सर। तो हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट में पेज निकाल लेता हूँ उससे पहले। सर हाँ बताओ भाई। बताओ। बोल रहे थे कि पेपर 2 में 11th और 12th का वो बोले था। वो यार बाद में अब डिस्कस करना है यार, अभी तो मेरे को अभी मेंस वाले बच्चे आगे, इनका टाइम नहीं खा सकता यार अभी। वो बाद में आप लोग डिस्कस कर लेना, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। स्क्रीन आ रही है शेयर? अच्छा दर्द करता है, ठंड में बैठेंगे तो नहीं दर्द करेगा। माइक ऑफ कर दो सोनल, सोनल माइक ऑफ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो ये पेज है कॉपी का, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप पहला पैराग्राफ इतने में निपटा दो, दूसरा पैराग्राफ इतने पे निपटा दो, और तीसरा पैराग्राफ इतने पे निपटा दो। कोशिश करना 2 से 3 पैराग्राफ, क्योंकि एक बड़ा पैराग्राफ
को समझने में और उसके बारे में चर्चा करने में टाइम लग जाता है। देखो अगर मैं इवेल्युएटर हूँ तो अगर थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ हो गया ना तो मैं मोनोटोनस हो जाऊंगा, और मैं ऑलरेडी 1500 कॉपियां निबंध की चेक कर चुका हूँ। तो मेरे लिए कुछ एक चीजें आसान बनानी होगी आप लोगों को, और वो क्या करनी पड़ेगी कि मेरे को पैराग्राफ जो, अगर ये मान लो मेरा पेज है तो मेरे को अगर ये पैराग्राफ हो गया, अगर ये मेरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ से ही शुरू करके नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये चीज समझ में आ रही है आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? ये पेज इधर ऐसे दोनों तरफ लाइनें आएंगी, ठीक है, यहाँ से शुरू लिखना, यहाँ पे लिखना सबसे पहले हेडिंग, उसको बॉक्स में बंद करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद इंट्रो लिखना, इंट्रो को करना यहाँ तक। अगर आपका एक पेज भी ले जा रहा है इंट्रो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों का फोन आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है, बाद में करते हैं लोग, ठीक है। इंट्रो यहाँ तक लेके जाना, लेकिन पूरा पेज में से पहले एक बार हल्का यहाँ से स्टार्ट कर लेना दूसरा पैराग्राफ। समझ पा रहे हो ये चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? प्रेजेंटेशन का पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की, उसके बाद में लेके जाऊंगा आप लोगों को कि कैसे फ्रेमिंग करनी है और कैसे क्या करना है। बस पहले प्रेजेंटेशन समझ लो, क्योंकि आप अब जल्दी एक ऐसे लिख के भेजने वाले हो। तो उसके बाद ये हो गया आपका ऐसे की कॉपी, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, मान लो दूसरा पेज आ गया। उसके बाद यहाँ से मान लो यहाँ खत्म हुई आपकी लाइन, जैसे 1 मिनट, ये खत्म, ये कंटिन्यू लिख रहे हो और यहाँ आपकी लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ देना और फिर यहाँ से लाइन लिख, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से मत करना, यहाँ से करना जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की है। अगर मान लो फिर से आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ खत्म होता है, तो भी फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट करना। समझ गए ये चीज? इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन है वो एकदम ठीक ठाक, मतलब रीडेबल बनी रहेगी और मैं मोनोटोनस नहीं होऊंगा। पहली चीज प्रेजेंटेशन के लेवल पे ये समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की, कंक्लूजन के लेवल पे बात करूं, तो निष्कर्ष को भी 1.5 पेज से ज्यादा विस्तार नहीं देना है। 1 से 1.5 पेज उसको विस्तार देना है, इससे ज्यादा विस्तार नहीं देना है, क्योंकि उसमें आप पूरा ऐसे समराइज करोगे, ठीक है। एक चीज और ये करनी है, ये आपका इंट्रो है। यहाँ पे आप एनेक्डोट बनाओ, यहाँ पे कोई भी आप कोटेशन दो, कुछ भी दो, इसका इस कंक्लूजन से संबंध सीधा होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, राइट? उस मूवीज में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में ना एंड वाला सीन पहले ही बता देते हैं, देखा है? मैं आप लोगों को शक्ल देखने के लिए दूसरे फोन से वो करता हूँ, क्योंकि बार बार हाना के चक्कर में एक मिनट दीजिएगा मेरे को, ठीक है? आई होप कि चीजें क्लियर आ रही होंगी मेरे एंड से। अब मैं देख पा रहा हूँ लोगों को, ठीक है? तो स्क्रीन भी आ रही है तो मैं अब अच्छे से देख पाऊंगा, ठीक है? तो इंट्रो और कंक्लूजन में कनेक्ट करना है। इंट्रो कंक्लूजन को कनेक्ट करने का एक जो तरीका है वो है कि आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से कि बहुत सारी मूवीज का एंड पहले ही सीन में बता देते हैं, स्पेशली साउथ वाली मूवीज में, और हम सोचते हैं कि ये है क्या, वो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है कि ऐसा हुआ क्या होगा, ठीक है? तो वो क्यूरियोसिटी हमको शुरू वाले को एंड में जाके कंक्लूड करना है। कभी भी निबंध के पहले उसमें अपना पूरा ज्ञान मत दे देना, ठीक है? उसमें बस कुछ एक क्वेश्चन बना के रखना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों रहा होगा, और उसको कंक्लूड करना है अपने को लास्ट में जाके निष्कर्ष में, ठीक है? इतना क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग निबंध के इंट्रोडक्शन के तरीके।
कि कितने तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बताओ भाई कितनी तरीके से कर सकते हैं। एक तो कोटेशन से, ठीक है, कुछ एक बुक के बेस पे, ठीक है, बुक के बहुत सारी बुक्स का मैंने आप लोगों को कुछ एक बुक्स का नाम लिखा है, तो उसके बुक से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे युval नोआ हरारे की बुक है 21 लेसन ऑफ 21 सेंचुरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। हम लोगों को हर कोई भी निबंध है, हम लोगों को वो बुक काम आएगी। फिलोसफी का लो, कुछ भी, हम लोगों की वो बुक काम आएगी। हमारा एक पॉइंट ऑलरेडी जनरेट हो गया 21 लेसन 21 सेंचुरी, ठीक है। बुक हो गई, कोटेशन हो गया। तीसरा है कहानी, जिसको एनेक्डोट भी बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी बोले तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो यही है, कहानी वाला। और तीसरा क्या हो सकता है कि भाई जो आपका शीर्षक है ना, उसको परिभाषा के साथ, उसको एक्सप्लेन करने के साथ, ठीक है। एक तरीका और मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, क्या था वो मेरे को खुद को याद नहीं है। सर डेटा से भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बुक डाटा फैक्ट वाला एक जो तरीका था वो मैंने आप लोगों को ये लिखा ना, बुक डाटा फैक्ट, इसी में सारे इंक्लूड कर लो। 1 मिनट में आप लोगों को करवा देता हूं। हाँ ठीक है, बुक हो गया, डाटा हो गया, फैक्ट हो गया। लेकिन ये बुक डाटा फैक्ट ना ऐसा होना चाहिए एकदम अतरंगी जैसा कैसा कि भाई एक तो बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ कि भाई जैसे 21 जैसे इंडिया की बात करें, 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया। अब उसमें आपको मान लो कहानी भी बनानी है या आपको कोई डेटा फैक्ट भी लिखना है, तो आप डेटा फैक्ट में क्या लिखोगे कि एक और तो इंडिया का एक पर्सन ऐसा था जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस में गिना जाता था, दूसरी ओर इंडिया की 20% ऐसी आबादी है जो एक टाइम का खाना नहीं खा पाती। तो ये हो गया कंट्राडिक्टरी जो होते हैं, जिनको बोलते हैं आयरनी बेस इंट्रोडक्शन। उसमें आप बुक डेटा फैक्ट उसका यूज करोगे, ठीक है। कोटेशंस में आपको ऑलरेडी कुछ एक डिक्टेट करवा दूंगा, कुछ एक मैं आप लोगों को वो करवा दूंगा कि मेरे नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को डिलीवर करवा दूंगा कि भाई इनमें से कोटेशन चुन लेना। चैप्टर वाइज मैंने उनको वो किया हुआ है, सेग्रीगेटेड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब भी आप इससे तो हम लोगों को बचना ही है। हम लोग परिभाषा आधारित कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस ग्रुप में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसकी इतनी कम समझ होगी। आप लोग उस मेंटल मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हो कि 120 नंबर तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप अभी ला सकते हो। इसके ऊपर वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कोशिश करना कि एनेक्डोट से, और दूसरा इन दोनों में से एक चूज कर लेना। तो मैं तो प्रायोरिटी इन दोनों को दूंगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे चूज करना है, ठीक है। कौन सा, एनेक्डोट बेस या आयरनी बेस या कोटेशन बेस, ठीक है। इतना क्लियर। अब आयरनी क्या होता है, एनेक्डोट क्या होता है, कहानी क्या होता है, वो नेक्स्ट सेशन में, मतलब या इस सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करना। कहानियां आपको हमेशा याद नहीं रहेगी। अब लाइक अगर किसी भी वुमेन के बारे में बात आता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्वेश्चन आता है, तो सोसाइटी की बुक है, सोसाइटी की जो बुक है आपके 11th की, उसमें एक रजिया सुल्ताना का सपना एक एनेक्डोट दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है। एक एनेक्डोट अगर सामाजिक असमानता के बारे में अगर कोई वो ऐसे निबंध आता है, तो उसी एनसीईआरटी की बुक में एक और एनेक्डोट दिया हुआ है कि एक खुदाई होती है और उसमें एक हैंडपंप निकलता है, और उसमें हैंडपंप के वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे सभी जातियों के आदमी पानी भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे सामाजिक असमानता रही होगी। और वो ऐसे एनेक्डोट है एक तरीके से आदमी की आत्मा को झकझोरने वाले, और हमको वही लिखना है। हर एक आदमी में इमोशन होते हैं, ये बात तो मानते हो, और हमको उस इमोशन पे ही हिट करना है एग्जाम में जाके, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये कोटेशन, कहानी, डाटा फैक्ट इमोशनल हो, भावनात्मक रहे, ऐसा आदमी को झकझोर दे, ऐसी चीजें लिखने की कोशिश करना। यही बात मैं आपको जीएस में भी करवाने वाला हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में भी करवाने वाला हूँ। तो हर जगह मैं आपको ये सारी चीजें करवाने वाला हूँ, तो उसमें चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनल वाला जो फैक्टर है इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना। लाइक जैसे कि 2 साल पहले सीमा प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन आया था 2018 में अप्रोक्स, राइट। तो उसमें आप कहानी बता सकते थे कश्मीर के लड़के की, जो नीट का टॉपर बनता है और उसके पास बेसिक संसाधन नहीं, कभी भी गोलीबारी हो जाती है,
ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू दिखा सकते हो आप दोनों चीजों से कनेक्ट करके। और मैं इन फ्यूचर आपको बताने वाला भी हूं कि कैसे आप लोग एनेक्डोट बना सकते हो वहां पे खुद क्रिएटिव होके, ठीक है। तो उसके बारे में हम इन फ्यूचर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई इंट्रोडक्शन के बेस पे। अब आता है मेन बॉडी के बारे में, ठीक है। बॉडी के बारे में आप लोग कैसे वो करोगे। अब इंट्रोडक्शन के बारे में आपको क्या करना है, ये देखो इसमें एक काम चीज बताना भूल गया मैं, 15 से 20 थीम है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक लिस्ट भेज दूंगा आज शाम तक, ठीक है। उसमें क्या रहेगी, आपको 15 से 20 टॉपिक, आज शाम तक तो क्या सुबह तक ही भेज पाऊंगा आज, तो उसमें क्या रहेगा आपको कि थीम रहेगी, सभी बच्चों को भेज दूंगा। उसमें क्या रहेगी, थीम रहेगी, तो उसके बेस पे आप 15 इंट्रोडक्शन 15 कंक्लूजन उन थीम के बेस पे, कौन से वाले, कुछ एक कोटेशन बनाना, कुछ एक बुक्स बनाना, कुछ एक कहानी बनाना, ठीक है। क्योंकि हमको दोनों पेपर्स में, दोनों ऐसे में अलग अलग चूज करना है कि कौन सा हम लोग यूज करने वाले। तो उसके बेस पे 15 से 20 थीम के इंट्रो और कंक्लूजन बना के रखने हैं अपने को रेडीमेड। और एक काम बिल्कुल मत करना कि 50 वो बना लो, 50 इंट्रोडक्शन, 50 कंक्लूजन, और जो बाद में आपको याद ही नहीं रहे। कोशिश करना 2 से ज्यादा ऐसे फैक्ट मत चुनना जो उस टॉपिक से 2 टॉपिक रेलिवेंट फैक्ट वाले चुन लेना, 2 कहानियां चुन लेना या 2 कोटेशन चुन लेना, इसके अलावा ज्यादा मत चुनना, ठीक है। हर एक थीम पे एक एक। और जो बच्चे इस बैच में है, मतलब एनरोल्ड है, उनको तो मैं करवाने वाला हूँ वो सारी चीजें, और वही कंक्लूजन हर एक उस पे। कंक्लूजन के लेवल पर आप मैं बात करूंगा कि कैसे हम लोग कंक्लूजन करेंगे, तो उसको हम लोग इन फ्यूचर वो बात करने वाले हैं। बॉडी के लिए हम लोग, अभी मैं वो जो पीडीएफ ओपन करूंगा तब मैं आप लोगों को और बता दूंगा कि कैसे हम लोगों को बॉडी का कनेक्टिविटी वाला पार्ट करना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि बॉडी में हम लोगों को पेस्टल अप्रोच तो आनी चाहिए हमारी, ठीक है। पेस्टल का मैं पूरा अभी एक तरीके से कनेक्टिविटी के साथ वो आगे डिफाइन कर दूंगा, और दूसरा वाई वाट वाला भी इसमें कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमको बॉडी में कनेक्ट करनी है। और अब मैं बात करूं निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में कंक्लूजन में आप लोगों को क्या करना है कि 2 से 3 एक पेज से 1.5 पेज, इससे ज्यादा कंक्लूजन को विस्तार नहीं देना है हमको, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ये आइडियल कंडीशन होती है 1.5 पेज की। वो क्यों, क्योंकि एक तो हमको ऐसे को पूरा समराइज करना है, दूसरा हम लोगों को कभी भी पेज के एंड में कंक्लूड नहीं करना है। तो हमको जो आधा वाला स्पेस है ना ऊपर वाला, उसी में हम कंक्लूड करेंगे, तो हम लोग इसको आइडियल सिचुएशन मानेंगे। और लास्ट के लिए एक कोटेशन, एक निबंध में तो हम कोटेशन लिखेंगे जो संस्कृत वाली होगी। संस्कृत की 20 से 22 कोटेशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, हर एक थीम वाइज। जैसे कि सत्य के बारे में हो गई, तो मतलब ट्रूथ वाली। एक बार क्या हुआ कि 2018 में जब मैं मेंस लिख रहा था, तो उधर ऊपर ना बोर्ड पे कोटेशन लिखी हुई थी, और वो कुछ ऐसे भी फिलोसफिकल था, और कोटेशन थी सत्य के बारे में, सत्य झुकता नहीं, और वो संस्कृत में थी। शायद मेरे को जीवन भर याद नहीं हो पाएगी, इतनी गंदी कोटेशन थी। लेकिन मैंने उसको एनी हाउ उसको कनेक्ट किया और उस से कंक्लूड कर दिया, और वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट नंबर थे उस टाइम में से। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इसमें मेरे को अभी याद आया कि आपको 4 पार्ट 1 में और 4 पार्ट 2 में निबंध मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करना 2 को तो उधर ही चेक दो, 2 कोटेशन जो उधर, क्योंकि कोटेशन अच्छी मिलेगी उधर। जहाज का पंछी फिर से एक बार आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, तो ये कोटेशन कहीं ना कहीं दूसरे वाले निबंध में चिपका दो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी दिखाएगा। वो आपका नेगेटिविटी नहीं है, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने उसी पेपर को उसी जगह पे कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद हम बात कर रहे थे, ये तो बॉडी पार्ट का, ये निष्कर्ष की बात हो गई। और निष्कर्ष को थोड़ा सकारात्मक रखने की कोशिश करना हमेशा, कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा, आगे की राह, वे फॉरवर्ड की बात कही जानी चाहिए कि इन फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया के बारे में बात करो, इंडिया को मतलब सर्वश्रेष्ठ बना दो, दुनिया का महान देश बना दो। इंडिया से ही पूरा वर्ल्ड चलता है, और हम ही पूरे देश के पालन करता है, पूरे वर्ल्ड के। हम नहीं तो कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। बस इतना भी मत फेंकना कि एग्जामिनर ही रो दे,
लिमिट में ही फेंकना, ठीक है। लेकिन अच्छे अच्छे चीजें यूज करना। और मोदी जी के भाषण है, उनको तो भाई एकदम रट जाना, क्योंकि वो परमात्मा है और वर्तमान में तो परमात्मा ही है। परमात्मा मतलब परम आत्मा, जो इसका संधि विच्छेद करके समझ लेना, ऐसे गाले वाला मतलब ठीक है। तो ये तो हो गया कंक्लूजन के लेवल पर। हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ एक चीजें और निबंध में। एक चीज आप ये नोट डाउन कर लेना कि जब भी आपको लगे कि कनेक्टिविटी का इशू है, जब भी आपको लगे कि कनेक्टिविटी का इशू है, तो वहां पे एक चीज करना, आप ऐसे समझना कि मैं अपना जो एग्जामिनर है उससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी, जैसे कि मान लो पॉलिटी वाला सेक्शन खत्म हुआ कि राजनीति में ये चीजें हैं, और जैसे ही अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी पे बात करने की आ रही है, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको क्या कनेक्टिंग लाइन दूंगा। इस तरीके से हमने राजनीति में देखा कि इस तरीके से इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। उसी प्रकार हम आर्थिक अर्थतंत्र में भी देखें, और अर्थतंत्र को गोला, ठीक है। तो तुरंत आपको फिर अर्थतंत्र में देखे तो फिर उसका एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर। कनेक्टिंग लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही फ्लो बनाती है। तो ये हो गई कनेक्टिविटी के लेवल पर कुछ एक डेटा फैक्ट आपको ऑलरेडी करने, क्योंकि वो आप जीएस में कर चुके होंगे, एग्जांपल्स आप पेपर 4 में कर चुके होंगे। फिलोसॉफिकल ऐसे हम लोग पेपर 4 करने के बाद लिखेंगे अच्छे से। अभी कोशिश करना कि मूर्त विषय लिखना, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कोई भी जो आपको लगता है वो ऐसे लिख के मेरे को भेज देना, ताकि मैं आप लोगों का देख सकूं कि आप लोगों की स्थिति क्या है और क्या आपको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं हेडिंग की और सब हेडिंग की, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि कुछ एक ऐसे आप लोगों को आप लिख के मेरे को भेज दोगे, तो मैं क्या करूंगा कि आप में से जिसका भी मेरे को अच्छा इसे लगेगा, उसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इस पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने ऐसे लिखा और किस तरीके से इसमें और वैल्यू एडिशन किया जा सकता था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें फिर से दिखा दूंगा। अगर तृप्ति आपकी कोई कॉपी है तो आप मेरे को भेज सकते हो, ताकि मैं इन लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से हम लोगों ने जो लास्ट ईयर जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया गया है। अगर है तो आप मुझे भेज दो, ताकि मैं आप लोगों को मतलब इन लोगों को भी दिखा दूं कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है ऐसे, ठीक है। तो हेडिंग सब हेडिंग आपको डालनी है, और वो कैसे डालनी है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये वाला हेडिंग है, अगर हम राजनीतिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राजनीतिक इसी तरीके से हम राजनीतिक आयाम को देखें तो ये राजनीतिक आयाम को हेडिंग, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करो, जब भी आप पॉलिटिकल के बारे में, जब पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप एक काम करो, आपको डायमेंशन चेंज करने में थोड़ी इशू होता होगा, तो आप एक काम करो कि चारों पेपर में सब्जेक्ट आपको याद है होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार याद कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है। बस आपको उनमें कनेक्टिविटी बिठानी है, और वो कनेक्टिविटी में अभी आपको एक पीडीएफ मिला होगा 4 नंबर पेज पे, वो कनेक्टिविटी का ही है एक्चुअल में, कि आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे कैसे जंप करना है, ठीक है। तो उसको मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन कोशिश करना कि जीएस के कुछ भी ये पेस्टल वेस्टल कोई काम नहीं आता। जीएस के चारों पेपर, आपके चारों पेपर में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री से शुरू करना, आर्ट कल्चर पे लेके जाना, और उसको मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करना, मॉडर्न हिस्ट्री से पॉलिटी पे लेके आना। तो ये आपका ना एक लूप बन जाएगा शुरू से एंड तक, तो एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे कब खत्म हो गया, निबंध कब खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला काम भी आपको करना है। और वो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी जो आप लिखो, कोई भी जैसे पॉलिटी के बारे में लिखो, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डेटा फैक्ट भी देते जाना। जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट को कहीं पे कोट कर दिया, युval नोआ हैरारी को बीच में कोट कर दिया, और लाइक एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक है उनके साथ उनको कोट कर दिया। लेकिन जो भी करो उसके ऑथेंटिक सोर्स को वहां पे मतलब डिक्टेट करो कि भाई युval नोआ हैरारी ने 21 लेसन 21 सेंचुरी में ये कहा है। और वो कॉपी मिल गई है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका एक ऐसे लिखा जाना चाहिए।
बस प्रेजेंटेशन के लेवल पे, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई ये मॉडल ऐसे है या कोई वो है। बस मैं इसको प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से को आपको प्रेजेंट करना है जब आप नेक्स्ट ऐसे लिखोगे। ठीक है, तब तक मैं और चीजें बता देता हूँ कि रियल वर्ल्ड की चीजें आपको लेनी है। दूसरा, निष्पक्ष, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी की भी तरफ बायसनेस नहीं होना है। ठीक है। दूसरा, एक जागरूक व्यक्ति की तरह समाधान दर्शाना है आपको। कोई ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कर दे, वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाला काम माल मत बेचना भाई उधर, क्योंकि वो एग्जामिनर निपटा देगा आपको। ठीक है। और एक कम्युनिकेशन स्किल आपको रखनी पड़ेगी कि भाई आप एक तरीके से उसके साथ आपको इंटरेक्ट करना है। कोशिश ये करना है कि मैं बस एग्जामिनर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ जो मेरे को करना चाहिए। ठीक है। अभी मैं दो तरीके के थीम बेस पे आपको बताने वाला था कि एक तो जो ऐसे लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे और कैसे। अब ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि किस तरीके का एक ऐसे होना चाहिए, क्या उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और किस तरीके से हम इंट्रो कर सकते हैं। कंक्लूजन के लेवल पे दो चीजें और मैं बता देता हूँ। जो कंक्लूजन के लेवल पे, बॉडी वाला पार्ट मैं आगे बताऊंगा, कंक्लूजन लेवल पर पहले आप सुन लो कि भाई एक तो आप डाल सकते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है। दूसरा आप डाल सकते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या हो सकता है। निष्कर्ष में क्या करना है, मध्यम मार्ग। मिडिल पाथ बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ है नहीं। लाइक 2021 में एक ऐसे आया था कि भाई भौतिकतावाद और दूसरा था माया का अति मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और इंडिया का जो कल्चर है उसका दोनों का मिक्सर की बात कर रहा था वो, कि भाई ठीक है तृप्ति, एक कॉपी आ गई है, उसी वही पर्याप्त है इन लोगों के लिए, तो उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। बस मेरे को वो दिखाना है कि कैसे हम लोगों ने दिखाया है, इनको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ठीक है। तो मध्यम मार्ग की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि ना तो वेस्टर्न का जो माया अच्छी है, माया को बोलते हैं कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब भाई इंग्लिश वाले कुछ एक बच्चे तो माफी चाहूंगा, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसका मतलब ये था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और इंडियन वर्ल्ड की जो फिलोसफी है उसको बीच में लेके चलना है, कि ना तो हमको इतना ज्यादा योग और उसमें घुस जाना है कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए और दैनिक जीवन को छोड़ दे, ना ही दूसरा हमको इतना करना है कि इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि हम लोग जो सामाजिक संबंध है उनको ही भूल जाए। तो उसका हम लोगों को मध्यम मार्ग लेके कंक्लूड करना था उसको। आई होप कि वो चीज समझ पाए होंगे, लेकिन इन फ्यूचर में आप लोगों को और उसको अच्छे से डिटेल कर दूंगा। लेकिन वे फॉरवर्ड कैसे उसमें लिखना है, जैसे आतंकवाद वाला ऐसे आ गया। ठीक है। तो आतंकवाद वाले में वे फॉरवर्ड लिखना ही है अपने को। जैसे अगर समस्या वाला कोई ऐसे आ जाए, जैसे जलवायु परिवर्तन आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, मान लो ऐसे कोई भी आ गया, तो उस पे हमको वे फॉरवर्ड बेस, उसमें मध्यम मार्ग नहीं चाहिए, उसमें हमको वे फॉरवर्ड बेस हमको कंक्लूजन लिखना है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे चीज है, मध्यम मार्ग को हो चाहे वे फॉरवर्ड हो, इसको हम लोगों को इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करना ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर इंट्रो और कंक्लूजन तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बीच में भी अगर लाइन मार के निकल जाएगा तो दोनों को कनेक्ट करना है और उसको लगे कि इसमें सिंथेसिस था। अगर इतना हो गया तो भाई 60 नंबर तो मिल जाएंगे और 120 नंबर का जुगाड़ तो हो जाएगा। और इस पे शांति मत रखना। जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस बार, बच्चे क्या मेरे भाई बंधु दोस्त जो भी है, इतने पे शांति मत रखना, इससे बेटर लाने की कोशिश करना। 120 नंबर मिनिमम है, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग घिस चुके हो इतना। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ी देर में स्क्रीन वो करूंगा। तो कैसा क्या चल रहा है सेशन अभी तक? ठीक चल रहा है सर। गुड सर। चलो, आप लोगों को गुड मिलता रहना चाहिए ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि भाई एक ब्रीफ आइडिया लगाए कैसे क्या क्या आयाम हो सकते हैं निबंध के, वो सब चीजें पता चली पहली बार। ठीक है, अभी हम लोग कॉपी में दिखाता हूँ आपको, है ना, इसको एक बार देखिए।
इसमें ना आपको बस प्रेजेंटेशन के स्किल पर हम लोगों ने जो काम किया था वही दिखाने वाला हूँ इस बार, और इससे थोड़ा हम लोग बेटर करेंगे, लेकिन इसको मैं अभी बेसिक लेवल पे दिखाता हूँ। देखो ये हो गया, इंग्लिश मीडियम की कॉपी है तो कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं, हिंदी मीडियम में भी सेम ही रहेगी। देखो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी से शुरू किया और उसी को अंडरलाइन कर दिया। कोशिश करना कि इंट्रोडक्शन में मिनिमम अंडरलाइन हो, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा पढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हम लोगों को इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन करना चाहिए तो ही आप उसको इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन करना। जैसे कि उन्होंने ये वाला जो कीवर्ड था इसको अंडरलाइन किया, लेकिन ठीक है ये, क्योंकि ये इसका कोर है महेंद्र सिंह धोनी का। तो ऐसी चीजें कुछ एक आप इंट्रोडक्शन में आप अंडरलाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा इससे बचें, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लेवल पर इतना ही ज्ञान था। अब इन लोगों ने इन्होंने एक पेज में इसको 1 पेज पूरा लिया है और ये हाफ पेज और लिया है, ये इंट्रोडक्शन के लिए पर्याप्त है। उसके बाद देखना, अब इन्होंने क्या किया है, शायद तृप्ति इसमें आपने वो नहीं किया जो हम लोग करते थे, क्योंकि इसमें अंडरलाइन के बेस पे ही सारा है और ऐसे कंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने वो किया है या नहीं किया, या पहले की कॉपी भेज, नहीं तो कॉपी तो नहीं भेज दी आपने। ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरी कॉपी दिखाता हूँ क्योंकि इसमें तो वो है नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 1 मिनट लगेगा मुझे। बोर तो नहीं हो गए? कोई सुने सर। कि सर क्या पका रहे हो 2 घंटे से, इतना सर कौन खाता है? नहीं। कोई फीस वीस वापस मांगने वाला तो नहीं है? और वो तो बिल्कुल मत मांगना जिसने फीस नहीं दी। एक मिनट, इस वाले में है, मैंने देख लिया है, पर पिछली बार उसको देखा नहीं था ठीक से। हाँ ठीक है। एक मिनट फिर से मैं शेयर कर देता हूँ तो आपको रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हाँ ये वाली कॉपी देखो, ये हो गया इंट्रोडक्शन का। इसको ऐसे बॉक्स में रखना है, यहाँ पे आपका वो करना है। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पे खत्म किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ से शुरू किया। यहाँ से शुरू नहीं करना है आपको, इसमें कुछ गलतियां भी होगी, ये परफेक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि मतलब लास्ट वाली कॉपी रिफाइन तक आई होगी तो उसके बारे में मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कॉपियां। लेकिन आपको नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ पे खत्म होते, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब जैसे ही सब्जेक्ट आया हिस्ट्री वाला तो देखो हिस्ट्री को बॉक्स में बंद कर दिया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब जैसे ही इसको हम लोग बदलेंगे, जैसे इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट, समझे? ऐसे मैं इसकी बोल रहा था। इसमें कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ। इसको यहाँ खत्म करना था, इसको यहाँ से शुरू करना था, इसको यहाँ खत्म करने की कोशिश करना, यहाँ से शुरू करने की कोशिश करना। इसमें कनेक्टिविटी का इश्यू है, क्योंकि अगर हम कॉपी को देखेंगे, अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, पैराग्राफ है, लेकिन वो इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं है। अगर विजिबिलिटी हमको एकदम अच्छी करनी है तो यहाँ खत्म करना, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ खत्म करना, यहाँ से स्टार्ट करना। अगर मान लो यहाँ पे भी खत्म हो रही है तो यहीं से स्टार्ट कर देना अगली वाली लाइन। इस वाली जगह को छोड़ना है जब भी आप लाइन स्टार्ट करो, ये वाली जगह पैराग्राफ चेंज करना। इससे ज्यादा बड़े पैराग्राफ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आदमी को लगता है कि ठीक है इतना अच्छा हो लिखा होगा। लेकिन अगर बाई चांस आपका कोई सेक्शन बड़ा हो रहा है जिसमें एग्जांपल्स आपके बड़े हो रहे हैं तो आप 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, इसने भी बनाया होगा, ठीक है। और ऐसे देखो, जब भी आप कोटेशन लिखोगे बीच में, हर पेज में आपका एक कोटेशन होना चाहिए। आजकल नहीं शर्त है हिंदी मीडियम के लिए तो नंबर लाने की, इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये शर्त मान लो। अगर आपका कोटेशन हर पेज में है, संस्कृत वाला माल है, तो समझ लो कि 120 से ऊपर तो गए ही गए, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। कोटेशन जब भी लिखोगे इन्वर्टेड दोनों
बंद, और फिर इन्होंने यहाँ से यहाँ पे एंड नहीं करना था, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते नीचे। कभी भी ऐसे लास्ट में ऐसे उसमें कोमा में बंद करके मत लिखना भाई। ये प्रेजेंटेशन का इसका एक और इशू था। यहाँ से आपने खत्म किया, यहाँ से आपको स्टार्ट करना था, उसके बाद ये लिख दिया, ठीक है ये ठीक है, और उसके बाद यहीं से लाइन स्टार्ट करनी, ये जगह नहीं छोड़नी। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं? अब देखो एनवायरनमेंट के लेवल पे इन्होंने फिर से हम लोगों ने क्या किया कि डायमेंशन चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट को बॉक्स में बंद कर दिया। ये क्लियर हो रहा है? प्रेजेंटेशन के लेवल पे इतना कर लोगे? यस सर। ठीक है, कोई भी एग्जांपल है, जैसे देखो ये कीवर्ड था, ये कीवर्ड था, इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। ये देखो एग्जांपल था, उसको अंडरलाइन कर दिया। एग्जांपल्स कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे ही चेंज करोगे बॉक्स में बंद करना है, और सब्जेक्ट चेंज तुरंत नहीं करना, उसको पहले कनेक्टिविटी में लाना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखना, उसके बाद उसके जो भी आपका एग्जांपल है, जो भी आयाम हो, उसको खोलना, ठीक है। लेकिन वहां पे डिक्टेट करा देना कि मैं इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट लेके जा रहा हूँ, ताकि मैं मेरी नजर जाए ना तो मैं देखूं कि हाँ एनवायरमेंटल भी है, इकोनॉमिकल भी है, सोसाइटी वाला लेवल भी है। मतलब इसने 360 सोचने की कोशिश की है। देखो दो तरीके से नंबर मिलते हैं, एक तो पेज भरने के, ठीक है, जीएस में तो पेज भरने के नंबर मिलेंगे, ठीक है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन है और आपने पूरा पेज भर दिया है, हेडिंग सब हेडिंग लिख दी है, तो उसमें गोबर भी हंग के आओगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है 15,000 कॉपी है, यूपीएससी आजकल 2 महीने में रिजल्ट निकालने लग गई है, तो वो भी एग्जामिनर भी बावड़ा हो जाता है। बावड़ा इन द सेंस उसका भी दिमाग इतना ही काम करता है कि कितना कॉपी चेक करूं भाई, 60,000 कॉपियां हो गई, चारों पेपर होगी, कितने एग्जामिनर रख लोगे आप? उसकी भी तो औकात होगी। यहाँ हम लोग विजन में चेक नहीं कर पाते, 2,000 बच्चों के 20,000 कॉपियां, उधर हमारी सांसें ऊपर नीचे होती रहती है लास्ट के टाइम पे। तो सोचो वो उनके पास भी तो लिमिटेड एग्जामिनर होंगे, और वो भी उनके पास एक लिमिटेड हॉल में वहीं बिठा के चेक करवाते। 100 मान लो एग्जामिनर, कितनी कॉपियां हो गई? 1% की 1,000 कॉपियां हो गई, बर्बाद हो गया वो तो वैसे। और उसको मिल रहा है कॉपी का पैसा, उसको इसका थोड़ी पैसा मिल रहा है कि क्वालिटी में चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो निरपेक्ष है सब। उस चीज को भी ध्यान में रखना। अब इन्होंने यहाँ खत्म किया, यहाँ से बट, अब बट को यहाँ से स्टार्ट करना था, बट को, ठीक है। ये कनेक्टिविटी वाला इशू हो गया, मैं बस यही दिखाना चाह रहा था। हर आपको देखो ये वाला परफेक्ट, ठीक है। देखो इकोनॉमिक, उसके बाद फिर जैसे सब्जेक्ट चेंज किया इन्होंने, फिर से उसको बॉक्स में बंद किया होगा। फिर से देखो ये वाला, अगर जो भी कोटेशन लिखो बीच में लिखो और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोटेशन इसमें काफी कम है, और फिर देखो ये कंक्लूजन में भी कोटेशन डाल दी, वो ठीक है। लेकिन फिर से हम लोगों को, अब देखो इन्होंने 21 नो आ रहा है, 21 लेसन, 21 सेंचुरी, मतलब वही सारी चीजें हैं जिसको हम लोगों को घुमा फिरा के यूज करनी है। चीजें हम लोग 20 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको घुमा फिरा के चारों तरफ से हम लोग उन्हीं को ही यूज करने वाले हैं। इतना क्लियर है प्रेजेंटेशन के लेवल पे? एक काम और करना है आपको कि देखो जब भी आप पैराग्राफ, देखो ये यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, पैराग्राफ 1, ये पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 3, कोशिश करना यहाँ खत्म हो, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ खत्म हो, यहाँ से स्टार्ट करना। कभी भी ऐसे कंक्लूड मत करना, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इस ऐसे को अपने को कंक्लूड करना है यहाँ पे, ये अपनी अपर लिमिट है, ठीक है। इससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इतना क्लियर है? यस सर। तो सर अगर सभी ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर जनरलाइज नहीं हो जाएगा? क्या सभी आजकल जो ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, सारे अगर कोटेशन डाल के लिखेंगे तो जनरल मेथड नहीं हो जाएगा एक? यार मेरे को एक बात बता, कितने बच्चों की औकात होती है कि जो अपने कोटेशन रट ले? इस ग्रुप में अगर मैं 20 कोटेशन डेली दूं, मतलब टोटल 25 कोटेशन याद कराऊं आप लोगों का, मतलब 23-24 लोगों का बैच है। अगर मैं 24 कोटेशन आपको याद कराऊं, एक कोटेशन भी याद कराऊं और आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे दूं, तो आप हार्डली 2 से ज्यादा कोटेशन नहीं लिख पाओगे। मैं खुद नहीं लिख पाता, याद नहीं हो पाता है, वही दिक्कत है। और याद भी हो जाते तो उनको यूज करना नहीं आता। और यही रीजन है कि पिछले 2 साल से दिव्या और पूनिया नंबर ला रहे, क्योंकि उसको पूरी हिंदी ऐसे रटी हुई है, मुंह जबान। वो आएगा किसी दिन, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उससे मिलवाऊंगा, तो वो बताएगा कि उसको कैसे रटी हुई है। एक मेरा दोस्त है किरोड़ी, वो भी नैनम छिदंती शस्त्राणी करता रहता है सारे दिन।
तो ऐसे लोग भी हैं जिनको एकदम ऐसे रटा पड़ा है कि वो उनको कुछ भी नींद में पूछोगे तो नैनम छिदंती शस्त्राणी, इस लेवल पे रटे पड़े हैं वो लोग। तो कोटेशन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जो नया पर्सपेक्टिव आया है उसके कोटेशंस के साथ आपको उनको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोटेशन ज्यादा याद, कभी भी 50 कोटेशन से ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना। अगर इससे ज्यादा कोशिश कर रहे हो तो मान लो कि तुम निपट गए, वहीं पेपर में जाने से पहले ही निपट गए। उसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग ना एक लिमिटेड चीजों तक ही सोच सकता है। 15 से 20 बुक और 20 से 25 कोटेशन, ये परफेक्ट है। इसका रीजन क्यों है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। 20 से 25 कोटेशन का मतलब है कि 10 से 15 तो संस्कृत वाली हम लोग करेंगे और 20-25 के आसपास हिंदी वाली करेंगे, तो अप्रोक्स 40 के आसपास हो जाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि आपको जहां पे भी लिख ली होगी ना तो घुमा फिरा के एक कोटेशन को 3 जगह लिख के आओगे, जो भी ऐसे आएगा वही लिख दोगे। अब मैं इतनी देर से युवाल नोआर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वही याद है और मेरे को लिखनी वही है। 2 ऐसे दोनों में एक बार लिख के आनी है। दो ऐसे में एक ऐसे का काम हो गया। दूसरे ऐसे में इंडिया बियॉन्ड 2020 लिख दूंगा, तीसरे में दूसरी बुक का नाम लिख दूंगा। दो बुक एक ऐसे में, 2 बुक दूसरे ऐसे में, 10 अप्रोक्स 5 कोटेशन एक ऐसे में, 5 कोटेशन दूसरे ऐसे में। बस जो कोटेशन का जो तरीका है लिखने का वो बदल देंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन के लेवल पे। इसमें प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको मैंने बता दिया कि कैसे 3 पैराग्राफ करने हैं, छोटा बड़ा कितना करना है, कैसे आप लोगों को हेडिंग सब हेडिंग देनी है, कैसे अंडरलाइन करना है, किसको अंडरलाइन करना है, ये ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। उसके बाद में आप कंटेंट के लेवल पे जाऊंगा कि एक टाइप 1 वाला जो तरीका है कि हम लोग कनेक्टिविटी के साथ सब्जेक्ट्स को कैसे रिलेट करेंगे, उस वाले आयाम पे जाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट ही नहीं है? सर अभी तक नहीं है। ठीक है, चलो। और तृप्ति चली गई क्या इधर से? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सर यही हो गई भी गई। अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसा तो नहीं रहा जो मतलब हम लोगों ने पहले किया है और इस वाले उसमें रह गया प्रेजेंटेशन के लेवल पे? नहीं सर, सब कवर करवा दिया है। अब वो जब डिटेल्स में जाएंगे तब बात है। चलो ठीक है, फिर उस पे हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा बताते रहना कि अगर कुछ मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो बीच बीच में बताते रहना, इसीलिए मैंने बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे चले अब हम लोग। यस सर। एक मिनट, मैं कंटेंट तो भेज दूं मेरे को खुद को ही। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार, कोई जल्दी तो नहीं है? किसी को सोना होना हो? 10:16 हो गए। नहीं सर। सर कितना टाइम और रहेगा ये सेशन? देखो मैंने पूछा था ना। 20 मिनट और लेंगे हम लोग सेशन, 15 मिनट के आसपास। एक ही चीज में करवाने वाला हूँ, अब ज्यादा नहीं करवाऊंगा। बाकी नेक्स्ट सेशन हमारे पास 2 सेशन है, तो उसमें मैं वैल्यू एडिशन वगैरह सारी चीजें करवा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग इस पे खत्म कर चुके थे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स पे आ गए थे सर। हाँ, इसमें कुछ चार्ट वगैरह डायग्राम बना सकते हैं ऐसे में भी? नहीं, कोशिश करना, अवॉइड करना। बस अगर इकोनॉमिक सर्वे का कोई ऐसा ग्राफ बना हुआ है और जो आपको लगता है कि मूर्त विषय पे, इकोनॉमिक के विषय पे आ गया मान लो निबंध, और आपको लगता है कि ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं, सर्वे गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज किया, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो यूज कर सकते हो। कुछ एक बच्चे इंडिया का मैप भी यूज करते हैं, लेकिन मैं
मैं आपको सलाह दूंगा कि अवॉइड करना है इनको, क्योंकि निबंध एक तरीके से क्या है, कनेक्टिविटी का गेम है। अगर आपको कुछ दर्शाने का है, जैसे इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ गया, तो एक खोपचे में मतलब एक खोपचे में इंडिया का मैप बना देना, मतलब एक कोना बनाना, ऐसे बनाना और उसमें मैप बना देना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर से अब मैं शुरू करने वाला हूँ इस सेशन का ये वाला सेक्शन। तो देखो इसमें ना आपको मैंने बुक तो भेज दी है, ये बुक्स मैं नेक्स्ट टाइम आपको याद भी करवा दूंगा। अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है, और मैंने जैसा कि कहा था कि 9:30 to 10:30 9 o'clock to 10:30 ही टाइम रहेगा, कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था, देखो ये वाली बुक, ये कुछ भी बुक्स के नाम है, इसमें क्या दिया हुआ है, कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में है। ये जैसे 21 लेसन फ्रॉम 21 सेंचुरी है, यू ऑल नो RRA की, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी है, एशिया मतलब IR पे भी काम आएगी, रोजगार पे भी काम आएगी, एनवायरमेंट पे भी काम आएगी, आपदा पे भी काम आएगी, शिक्षा पे भी काम आएगी, फेक न्यूज पे भी काम आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है बिना आप जा सकते हो, लेकिन 12 से 13 मिनट सेशन लेके जाना, क्योंकि मैं बाद में नहीं करवा पाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो आतंकवाद हो गया, शरणार्थी हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, कितनी भी जितनी सारी चीजें सब पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होमोडुअस यूज करेंगे, इंडिया बियॉन्ड 2020 APJ अब्दुल कलाम की बहुत सारी जगह पे हम लोग एक ही बुक को यूज करेंगे, और बुक कितनी करेंगे, 1-2 बुक और जो करंट में रही होगी उनको मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा दूंगा आपके नोट्स में, जो आप लोगों को यूटिलाइज करनी है। अगला है इंडिया कैन रवि नॉवल की बुक है, जिसमें बारे में रूरल इंडिया के बारे में उन्होंने बताया। एल्विन टफलर का द थर्ड वेव वाली बुक है, उसमें उन्होंने थर्ड वेव के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगर क्वेश्चन आता है। सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बुक है, जैसे कि ये चाइना और USA वाला जो अगर क्वेश्चन आता है तो उससे मतलब वहाँ पे इसको ये क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, तो कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, मैकेंडर वाला हो गया, हार्टलैंड थ्योरी हो गई, तो उसको भी फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये बुक्स हैं, ओवरडूइंग डेमोक्रेसी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये आंग सुन सू की बुक है, ये NCERT से ली हुई कुछ एक चीजें, ये लॉस थ्योरी है, इंडिया हेड विमल जालान की बुक है। तो ये सारी बुक्स थी जो पिछले साल न्यूज में थी, इस साल के लिए कुछ एक नई बुक्स मैं आपको बना के अपडेट कर दूंगा, लेकिन इन बुक्स को तो अपने को यूज करना ही करना है। इतना क्लियर? इन बुक्स जैसे अमर्त्य सेन की 2-3 किताबें, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और मैं डिस्कस कर लूंगा ऐसे, मतलब जैसे अमर्त्य सेन की 3 बुक है, पॉवर्टी एंड फेमाइन, द आइडिया ऑफ जस्टिस वाली। अब इथिक्स में भी आइडिया ऑफ जस्टिस की कोई चीज आती है तो उसको हम लोग यूज करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ये वाली चीजें, इसको भी हम लोग अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं, 4-5 बुक और मैं बताऊंगा, इस बुक से ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शनल जो भी है उसमें से कुछ एक बुक्स उठा लेना, जिन बच्चों का ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शनल है तो वो आपको और मदद कर देगा। ठीक है, इन बुक्स के बारे में नेक्स्ट वाले सेशन में मैं और डिस्कस कर दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पे भी आपको कुछ नहीं आता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में कुछ कहा ही कहा है, कुछ ना कुछ डायलॉग चेपी देना। ठीक है, कुछ किसी भी चीज के बारे में आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, वेंकैया नायडू जी ने कुछ कहा है, द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ ना कुछ कहा ही है हर चीज पे। जहां पे भी आपको किसी का कोटेशन, किसी की बुक याद ना आए, ये 3 लोग तो जिंदा है, बस वो 2-4 लोगों को और ऐड मत करना, जैसे कि कांग्रेस का पार्टी अध्यक्ष हो गया या बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष हो गया, उनका नाम मत लेना। जैसे JP नड्डा जी ने कहा है तो वो JP नड्डा जी आपको निपटा देंगे उधर फिर। ठीक है, कोशिश करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो हेड है उनको वोट करने की कोशिश करना, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, अगर उसका कोई कोटेशन है तो उसको यूज करने की कोशिश करना, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके अलावा उसके बाद जाने के बाद ना ये हो जाता है। देखो ये बुक है ओवरडूइंग डेमोक्रेसी, तो उसमें आदमी सब बर्बाद कर लेता है, खुद वो तो बर्बाद करता ही है और डेमोक्रेसी को बर्बाद कर लेता है। तो एक लिमिटेशन तक ही मटेरियल रखना, उससे ज्यादा बियॉन्ड जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मटेरियल का तो एकदम बाढ़ आ रखा है आजकल। ठीक है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको मुझे करवाना था, इसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, एक जो तरीका है निबंध लिखने का, उसको बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा। नेक्स्ट वाला जो सेशन है उसमें हम लोग 3 तरीके के निबंध कैसे लिखने, कैसे माइंड मैपिंग करना है वो डिस्कस करूंगा। उसके अगले वाले में, ये नेक्स्ट वाले में इंट्रो कंक्लूजन दोनों डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट वाले में बॉडी के पार्ट सब पार्ट कैसे बनाए वो करवा दूंगा। तो 2 सेशन और है मेरे अभी ऐसे के, तो उनमें मैं ऐसे का सब कुछ एकदम डिटेल में और करवा दूंगा।
अभी हम बात करते हैं कि इसको कैसे कनेक्टिविटी लाते हैं हम लोग और कैसे हम लोगों को सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी पे रखें और कौन से सब्जेक्ट को हम सेकेंडरी पे रखें। देखो इंट्रो आप कुछ भी बना देना, एक मिनट सॉरी, हाँ इंट्रोडक्शन आप कुछ भी बना देना जो आपकी सुविधा अनुसार, आप कोटेशन बेस बना दो। मैं आपको भेज दूंगा जैसे बुक्स वाला, आप अजी आज आप लोगों के पास पीडीएफ आ गया तो कोटेशन वाला भी बहुत जल्दी भेज दूंगा। और कुछ भी चीजें जो मेरे को काम की लगेगी वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करना इंट्रोडक्शन के बाद ऐतिहासिक आयाम पे जाने की कोशिश करना, हिस्टोरिकल बेस पे। हिस्टोरिकल बेस का रीजन ये है किसी भी सभ्यता की शुरुआत हुई होगी या किसी भी परंपरा की शुरुआत हुई होगी तो वो कहाँ से जाएगी, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या था। आपने तृतीय की कॉपी में भी देखा होगा कि उसने इंट्रोडक्शन ही हिस्टोरिकल बेस से किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो। तो वहां पे कोशिश करना अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं है तो आपको दूसरा जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट लगता है उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से स्टार्ट कीजिएगा। अगर इकोनॉमी पे आ गया तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना कि उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट उतना इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आपको थोड़ा सा जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रख के स्टार्ट करना है। अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले, अभी तो दिमाग से निकल गया, ठीक है मैं बाद में उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं कुछ एक ऐसे भी डिस्कस कर दूंगा कि इसके मॉडल आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको कुछ एक ऐसे भेजूं उस पे आप लिख लीजिएगा, या जिन बच्चों के टेस्ट सीरीज नहीं लिए लेकिन जिनके पास विजन की टेस्ट सीरीज है आप जाइए अपना पेपर 1 ऐसे का पेपर 1 जो भी आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऐसे पेपर 1 है उसको निकलवाइए, उसका प्रिंट निकलवाइए और उसको ऐसे को लिखिए और फिर उसके बाद उसको सबमिट कीजिए। वहाँ पे इवेलुएट होने के बाद मेरे को भेज दीजिएगा, 7 दिन में इवेलुएट हो जाता है। ऐसे चीज इवेलुएट हो सकता है मैं वहाँ पे भी मैं ही करूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को भेज दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपका रिव्यू कर दूंगा और अच्छे से। अब उसमें किसको लेना है आपको, हिस्टोरिकल बेस में किसको लेना है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, और उसको एक पैराग्राफ बना देना है। एक पैराग्राफ से ज्यादा उसको विस्तार नहीं देना है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय हमारी क्या स्थिति थी, स्वाधीनता संग्राम के साथ स्थिति क्या थी, तो उसको पैराग्राफ 2। इसमें मैंने पैराग्राफ भी डिवीजन किया हुआ कि आपको कैसे पैराग्राफ का वो रखना है। उसके बाद आप कनेक्टिंग लाइन में आप हो सकता है इधर बीच में ही आप किसी विचारक, जैसे विचारक ने किसी ने कुछ कथन कहा है तो उसको डबल कोटेशन में ऐड कर देना, ठीक है। अगला वाला है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में संविधान के आयाम, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है, उनको उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे CLEITO, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा है, लॉ है क्या कोई, ई क्या था, इसको मैं इन फ्यूचर डिस्कस कर दूंगा जैसे आंसर राइटिंग, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये क्लिटो वाला सेक्शन है, इसको हम लोग इसमें जनरली सेकेंड ईयर से क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है क्या, कोई आर्टिकल है क्या, कोई शेड्यूल है क्या, कोई कानून बना हुआ है क्या, वो सारी चीजें एस्पेक्ट को इसमें ऐड कर देना पॉलिटिकल में, उस चीज से रिलेटेड। मैं ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना है, क्योंकि पॉलिटी के बाद सीधा हिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं हम लोग, हिस्ट्री के बाद सीधा पॉलिटी से कनेक्ट होते हैं। सोचो ना कि भाई हम पहले क्या थे, पत्थर प्रस्तर युग में थे, उसके बाद क्या हुई सिंधु घाटी के बाद क्या हुआ मध्यकाल के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई, और उसके बाद वर्तमान में क्या है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बाद जाना गवर्नेंस वाले सेक्शन, उसमें लॉ कमीशन ने कुछ कहा है क्या, कोई एक्ट है क्या, कोई गुड गवर्नेंस का कोई एग्जांपल है क्या, हर एक चीज में एग्जांपल निकालने की कोशिश करना उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जाना सीधा सोसाइटी वाले एस्पेक्ट में। सोसाइटी वाले एस्पेक्ट में देखना कोई वंचित वर्ग है क्या, उससे वंचित वर्ग जैसे महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, ST SC, इस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सीधा ही आपको यहाँ पे आपका यूज होना चाहिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस। एक कोटेशन आपका यहाँ फिक्स हो गया, द आइडिया ऑफ जस्टिस। कोई भी ऐसे लिखोगे, एक ऐसा तो ऐसे लिखोगे अमर्त्य सेन की द बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस, खत्म। वहां पे इसको कोटेशन कर देना, और उसने कुछ भी बोला होगा, कुछ न किसी ने किसी के बारे में, जस्टिस के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा, उसको चिंता है। क्योंकि एग्जामिनर की भी इतनी लिमिटेशन हो कि उस बुक में फलाने पेज पे क्या लिखा हो उसको खुद भी याद नहीं होगा। लेकिन उस बुक का नाम अगर आप कोट करोगे और राइटर का नाम कोट करोगे तो थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि उस बुक में ऐसा ना कहीं लिखा ही होगा। और उन बुक्स के थोड़ी सी मैं समरी आपको करवा दूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उस बुक में क्या होगा। उसके बाद जाना आप सोसाइटी के पास, हाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एग्रीकल्चर पे क्या, उसके बाद सोसाइटी पे क्या, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में आपको जहाँ पे भी उसका जो भी एग्जांपल लगता है उसको उठा के चेक देना। उसके बाद सोसाइटी में सिक्योरिटी बेस पे चले जाना। इसमें ना पैराग्राफ लिखे हुए, देखो पैराग्राफ 4 में क्या लिखना था, ये पैराग्राफ 5 में क्या लिखना था, पैराग्राफ 5, 6, 7। इसमें क्या करना, पैराग्राफ 5 में करना था आपको क्या, इनके बारे में
ये मान लो 2 पैराग्राफ में ये हो जाएंगे 5 और 7 में, और एक पैराग्राफ ऐसा लिखना जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उस चीज से रिलेटेड क्या है, कोई एक्ट है क्या उससे रिलेटेड, कोई पॉलिसी है क्या, कोई थिंकर है क्या, तो वो सारी चीजें इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके 7 पैराग्राफ हो चुके होंगे। 8वें पैराग्राफ में आप करोगे कौन सा, सोसाइटी की सिक्योरिटी वाला एक्सपेक्ट। जैसे सोसाइटी, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या प्रावधान है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए से रिलेटेड कोई प्रावधान है कि, और कोविड-19 एक नया एस्पेक्ट जुड़ेगा आपके हर एक निबंध में। अगर 2 निबंध है तो एक निबंध में हिस्टोरिकल ये कोविड-19 का एस्पेक्ट जरूर रखना, ठीक है। उसके बाद ऐसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आ जाना, उसको देना पैराग्राफ 9। उसके बाद कोई भी विचारक है, इथिक्स आपका पेपर 4 का कोई सूचकांक है, कोई रिपोर्ट है तो उसको उसमें ऐड ऑन कर देना। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो कि 11 नंबर पे हम लोगों ने लिखा था, गरीबी हो गई, कृषि हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला सेक्शन। उसके बाद आना आप एनवायरमेंट वाले सेक्शन पे, और एनवायरमेंट 100% आपको इंक्लूड करना है, इथिकल हो कोई सा भी हो। आप कुछ एक चीज 100% आपको ऐड करनी, कैसा भी निबंध है, एनवायरमेंटल वाला, एसडीजी वाला, इथिकल एस्पेक्ट और ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि वर्तमान जो वर्ल्ड है ना इन्हीं पे निर्भर हो रहा है। जो डिमांड सप्लाई वाला गेम है इन्हीं पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद आप आ जाना आईआर वाले पे, ह्यूमन राइट वाला एस्पेक्ट एक सुन लेना, और उसके बाद कंक्लूजन, कोई कीवर्ड है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर देना। इसमें पैराग्राफ वाइज डिवीजन दिया हुआ है। अप्रोक्स मैंने आपको बताया 16 से 16 पैराग्राफ। 16 पैराग्राफ का मतलब है 8 पेज, ठीक है। 8 पेज में मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें लिख दोगे, 1.5 पेज आपका इंट्रो में, 1.5 पेज आपका कंक्लूजन में, तो इस तरीके से हो गए 3 पेज वो, 8 3 11 पेज, 14 पेज, 13 से 14 पेज आपको अप्रोक्स मिलेंगे। तो अप्रोक्स 12 से 12.5 पेज तो आप मतलब 12 to 12.5 पेज तो आपको भरना ही भरना है। आपको जैसे पॉलिटिकल वाले आयाम में आगे आप ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, उसमें रिपोर्ट, इंडेक्स, सब हेडिंग है, उसको ऐसे वो कर दोगे। तो ये तो मैंने आपको दे दिया बेसिक आइडिया। नेक्स्ट वाले में मैं आपको स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कैसे करना है वो करवाने वाला हूँ, और उसके वाले लास्ट वाले सेशन में मैं एक एक निबंध को कैसे लिखना है आपको, 3 तरीके के जो निबंध है इस वाले फॉर्मेट को मैं एक ऐसे में इंप्लीमेंट करके आपको सिखा दूंगा कि हमको कैसे यूज करना है। तो आई होप मैंने मतलब चीजें डिलीवर की है मैक्सिमम जितना आज कर सकता था, क्योंकि टाइम लिमिट थी। तो इन फ्यूचर हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डाउट है अभी इस क्लास से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी आपको एक मोटा मोटा आइडिया ऐसे का हो गया होगा कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेशन रहेंगे, उसमें आपको इंट्रो कंक्लूजन एक सेशन में हो जाएगा, एक सेशन में बॉडी के पार्ट सब पार्ट कैसे डिवीजन करना है, कैसे लिखना है, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक सेशन हो सकता है मैं और लूं जिसमें टॉपर्स की कॉपी का एनालाइज करूं, लेकिन ये अभी का कार्यक्रम नहीं है, ये होगा बाद में जब हम लोग चारों पेपर कर चुके होंगे और आपका इथिक्स वाला सेक्शन हो चुका होगा, तो आप मूर्त विषय पे, अमूर्त विषय पे निबंध लिखने के मतलब थोड़े वो हो चुके होंगे मैच्योर, तो उसके बाद मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। तो इतना ही था आज के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी ओर से थोड़ा फायदा मतलब 2-4 नंबर का तो फायदा करवा ही दिया होगा, बाकी आप लोग और देख लेंगे, ठीक है। ठीक है आशुतोष, क्या जमा कुछ मामले? हाँ सर, निबंध कब लिखना है सर? वो हाँ मतलब 24 तक मेरे को सबमिट कर देना, और बाकी जो बच्चे मतलब वो हैं उनका तो टॉपिक सर खुद से डिसाइड करिए, फिर आप ग्रुप में डाल दोगे किस टॉपिक पे लिखना है कुछ? नहीं, मैं जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप पे 2 टॉपिक डाल दूंगा आज, और जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज है तो वो अपने अनुसार भाई चूज कर लेना। टेस्ट विजन आइस का टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट, क्योंकि सभी एक लिखोगे तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा आइडिया रहेगा, और जिन बच्चों की टेस्ट सीरीज नहीं है मैं वो टॉपिक आपको चूज करके आपको भेज दूंगा वो पेपर, तो उनमें से आप एक चूज करके भेज देना, ठीक है। 2 पेपर लिखने हैं, नेक्स्ट 24 तक मेरे को सबमिट करवाना है एसी का पेपर। अभी थोड़ी रियायत है क्योंकि मैं अभी कुछ बच्चों का जिन बच्चों का मेंस है वो ऑप्शनल कर रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को इतना तंग नहीं करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको डेली बेसिस पे टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, तो चले हम, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक सर है, and good night.